फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रैपिड रिवीजन 1.0। तो इस रैपिड रिवीजन की धमाकेदार सीरीज में हम सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ के हर चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं। एंड हमने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 8 यूनिट रिवाइज कर चुके हैं। हाँ दोस्तों, 8 यूनिट ऑलरेडी रिवाइज, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज जाके देख लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो पहली बार लॉ पढ़ रहे हैं उनको भी ये वीडियो से सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में रिवीजन किया गया है। चलो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम जाने वाले हैं हमारे लास्ट यूनिट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दैट इज यूनिट नंबर 9, एजेंसी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एजेंसी। ओके चलो, तो देखो सबसे पहले हम ये डिस्कशन कर ले कि जब हम यूनिट नंबर 1 से 9 की बात करें तो इसमें से पता है यूनिट नंबर 1 से 6 तो जो है उसमें जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में है। ठीक है, लॉ के जनरल प्रोविजंस जो कॉन्ट्रैक्ट को गवर्न करते हैं। यहाँ पे सेक्शन नंबर 1 to 75 इंक्लूडेड है। ओके चलो, उसके बाद आते हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे है? सेक्शन स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है यूनिट नंबर 7, 8 और 9। 7 और 8 ऑलरेडी डन। 7 किसके बारे में है? 7 इज अबाउट जो भी इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो भी आपकी गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दैट इज कवर्ड इन यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 8 में क्या है? यूनिट नंबर 8 में है अबाउट बेलमेंट। और यूनिट नंबर 9 में क्या है? यूनिट नंबर 9 में है अबाउट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ओके चलो, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होता क्या है पहले ये समझ ले अच्छे से। बिल्कुल, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे क्या होता है ना, एज्यूम करते हैं कि आप सब लोग जो है उनमें से कुछ लोग जो है ना क्या करना चाहते हैं पता है? बिजनेस करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं ना यहाँ पे ऐसे, प्लीज जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में कौन कौन ऐसा है जो बिजनेस करना चाहता है। तो चलो, बिजनेस करना चाहते हैं और छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं क्या? नहीं, बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं। तो क्या होता है ना, जब बिजनेस जो है छोटा रहता है तब तो कोई इशू नहीं है, इंसान अकेला सब चीजें मैनेज कर सकता है। बट एज उसका बिजनेस इंक्रीज होता है उसको लोगों की जरूरत पड़ती है, जो लोग उसके लिए क्या करें? काम करें। सो यहाँ पे वो पर्सन क्या कर सकता है पता है? यहाँ पे वो पर्सन जो है एजेंट्स अपॉइंट कर सकता है। एजेंट्स अपॉइंट कर सकता है जो उसके बिहाफ में क्या करे? काम करे। जो उसके बिहाफ में क्या करे? काम करे। फॉर एग्जाम्पल, इस बिजनेसमैन को जो है परचेजिंग करना है, इस बिजनेसमैन को परचेजिंग करना है, तो ये क्या करेगा पता है? अपने लिए एक परचेज एजेंट जो है ढूंढ के रखेगा, जो इस बिजनेसमैन के लिए क्या करे? सामान खरीद के ला के दे। या फिर इसको सेलिंग करना है, इसको सेलिंग करना है इस बिजनेसमैन को, तो उसके लिए क्या अपॉइंट कर सकता है? सेलिंग एजेंट अपॉइंट कर सकता है। उसको पैसा कलेक्शन करना है तो उसके लिए भी वो क्या कर सकता है? एजेंट अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, दो पार्टी होती है। एक पार्टी होती है प्रिंसिपल और दूसरी पार्टी होती है एजेंट। प्रिंसिपल जो है उसको जरूरत है एजेंट की, क्यों? क्योंकि वो खुद पूरे काम नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करता है? एजेंट को अपॉइंट करता है जो उसके बिहाफ में काम करता है। अच्छा, अब मेरे को ये देखना है कि ये दोनों का जो रिलेशन है, ये दोनों का रिलेशन है, मैं इसको टेस्ट कैसे करूं? मतलब मेरे को कैसे पता चले कि दो लोगों के बीच का रिलेशन जो है एजेंसी का रिलेशन है कि नहीं, एजेंसी का रिलेशन है कि नहीं। तो सब चलो, तो अब देखते हैं ए और बी के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है कि नहीं। ठीक है, देखो ए ने बी को बोला कि भाई एक काम कर, मेरे बिहाफ में गुड्स को क्या कर दे? सेल कर दे। ठीक है, मेरे बिहाफ में गुड्स को सेल कर दे। तो बी जो है उसके गुड्स को क्या करके आ गया? बी जो है सी को जो है वो गुड्स क्या करके आ गया? बेच के आ गया ऑन बिहाफ ऑफ ए। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये तो पूरा सिस्टम हो गया। अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या बी जो है ए को बाइंड कर सकता है क्या गुड्स सी को देने के लिए? अगर बाइंड कर सकता है, अगर बाइंड कर सकता है बी ए को कि भाई ए तेरे को गुड्स देना ही पड़ेगा सी को, क्योंकि तेरे लिए मैंने जाके कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो अगर बाइंड कर सकता है तो ए और बी के बीच में जो है प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप डेवलप हो चुका है। और एक चीज याद रखना, और एक कंडीशन चेक करना है। क्या कंडीशन चेक करना है पता है? दूसरी कंडीशन ये चेक करना है कि देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हमको देखना है। कहाँ पे पढ़ा था जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन से यूनिट में पढ़ा था हमने? जल्दी से आप लोग बताएंगे। ये डॉक्ट्रिन बोलता है कि जो दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, हमारे एग्जाम्पल में ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो एक दूसरे को सीव कौन करेगा? ए और बी करेंगे।
क्या सी जो कि थर्ड पार्टी है वो स्यू कर सकता है क्या ए को? नॉर्मल केस में नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे हमने डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेप्शन भी पढ़ा था। एक्सेप्शन में क्या पढ़ा था पता है? इन केस ऑफ एजेंसी, एजेंसी के केस में जो है ये स्यू वगैरह वाला सिलसिला है ना, प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में भी चल सकता है, प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी। ठीक है, तो नॉर्मल दो लोगों के बीच में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ए और बी के बीच में, दोनों एक दूसरे को स्यू करेंगे अगर कुछ परफॉर्मेंस नहीं मिली तो। लेकिन जब एजेंसी का केस है और एजेंट जो है प्रिंसिपल के लिए कोई काम कर रहा है, तो ये थर्ड पार्टी भी जो है ना, जिसके साथ एजेंट ने डीलिंग किया था, वो भी प्रिंसिपल को स्यू कर सकती है, प्रिंसिपल भी ये थर्ड पार्टी को स्यू कर सकता है अगर परफॉर्मेंस नहीं मिली तो यहाँ पे अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में भी इस्टेब्लिश हो रहा है, तो हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि ए और बी जो है एक दूसरे के एजेंट है। ठीक है, सो ये है ट्रू टेस्ट ऑफ एजेंसी। ओके, चलो ये है टेस्ट ऑफ एजेंसी, जहाँ पे क्या आप बाइंड कर सकते हैं, क्या बाइंडिंग की कैपेसिटी है क्या प्रिंसिपल को? हाँ है, तो एजेंट बन चुके हो आप। और दूसरी कंडीशन ये देखना है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इस्टेब्लिश हो रहा है कि नहीं बिटवीन प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी। अगर हो रहा है तो देन इट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ओके, चलो अब आ जाओ एक चीज, एक यहाँ पे मैक्सिम यूज हुआ है। ठीक है, वो मैक्सिम क्या है पता है? क्वी फैसेट पर एलम फैसेट पर से, क्वी फैसेट पर एलम फैसेट पर से। इसका क्या मतलब है पता है? अगर कोई पर्सन अपने एजेंट के थ्रू कोई काम कर रहा है तो ये माना जाएगा वो खुद से काम कर रहा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है? क्या एजेंसी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या उसमें कंसिडरेशन का होना जरूरी है? क्या पैसे का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है? हमने यूनिट नंबर 2 में ही पढ़ा था। क्या पढ़ा था पता है? कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे कंसिडरेशन का होना जरूरी नहीं है, उसमें से वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज एजेंसी। ठीक है, उसमें वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज एजेंसी जहाँ पे कंसिडरेशन का होना जरूरी नहीं है। और भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे कंसिडरेशन का होना जरूरी नहीं है, तो भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। कौन कौन से है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो अब एक चीज और, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया कैसे प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप चेक हो सकता है। टेस्ट देख लिया हमने, कंसिडरेशन का होना जरूरी नहीं है ये भी देख लिया। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, क्या एक माइनर को हम अलाउ कर दे क्या कि वो प्रिंसिपल बन जाए? या फिर क्या हम एक अनसाउंड माइंड वाला पर्सन जो है उसको अलाउ कर दे कि वो प्रिंसिपल बन जाए? भाई साहब नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऐसे लोगों को जो है कॉन्ट्रैक्ट करना ही मना है। ये लोगों के लिए मना है कि ये लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ऐसे लोग कॉन्ट्रैक्ट अगर करेंगे ना तो उस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो। तो ये बंदे लोग तो प्रिंसिपल नहीं बन सकते हैं, ये तो कोई डाउट नहीं है। बट क्या ये लोग एजेंट बन सकते हैं? क्या एक माइनर एजेंट बन सकता है? क्या एक अनसाउंड माइंड वाला व्यक्ति एजेंट बन सकता है? एजेंट ये लोग बन सकते हैं। सही सुना आपने, ये लोग एजेंट बन सकते हैं। हमने यूनिट नंबर 3 में ये चीज पढ़ी थी पता है, एक माइनर एजेंट बन सकता है बट वो प्रिंसिपल की किसी भी चीज के लिए लायबल नहीं होगा। कुछ गलती भी कर दिया ना तो वो प्रिंसिपल जाने, माइनर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। तो ये एजेंट बन सकता है। लेकिन देखो, बन तो सकता है लेकिन क्या बनाना चाहिए क्या ऐसे पर्सन को? जो मतलब थोड़ा रिस्क रहता है ना, तो ऐसे लोगों को एजेंट बनाने से बचना चाहिए। ओके, चलो तो ये तो क्लियर है कौन बन सकता है प्रिंसिपल, कौन बन सकता है एजेंट। अब एजेंसी बनेगी कैसे? ठीक है, अब एजेंसी बनाना है आपको, तो आपके पास दो तरीका है। कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये भाई, आप क्या करो, ओरल या फिर रिटर्न एग्रीमेंट कर लो, बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, ओरल रिटर्न एग्रीमेंट कर लो, कॉन्ट्रैक्ट बना लो कि भाई आज से तू मेरा एजेंट है, मेरे लिए तू ये काम करेगा, मेरे लिए ये सामान बेचेगा, मेरे लिए ये सामान खरीदेगा, मेरे लिए लोन लेगा, मेरे लिए पैसा कलेक्शन करेगा, या जो भी काम आपको करवाना है, तो आप उसकी रिटर्न या ओरल एग्रीमेंट कर सकते हो। तो ये तो हो गया हमारे पास एक्सप्रेस तरीका कोई काम करने का। ठीक है, अभी आप सबको पता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। क्या मैं इम्प्लाइड तरीके से किसी को एजेंट बना सकती हूँ क्या? बाय एक्शंस में एजेंट बना सकती हूँ क्या? या बाय कोर्स और कोर्स ऑफ बिजनेस या कंडक्ट ऑफ पार्टी से एजेंट बन सकते हैं क्या? बिल्कुल बन सकते हैं। ठीक है, इम्प्लाइड एजेंसी भी हो सकती है और ये भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे इम्प्लाइड एजेंसी कैसे होगी इसको भी समझे एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से। चलो
आ जाओ देखते हैं इसको एक एग्जाम्पल से कि इम्प्लाइड एजेंसी कैसे बनेगी। ठीक है, चलो यहाँ पे एक लेते हैं, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है और एक पर्सन सी है। ठीक है, ए है, बी है, सी है। ए जो है ना, ए सी के सामने बोलता है, ए जो है किसी के सामने क्या बोल रहा है, ये बोलता है कि बी मेरा एजेंट है। ए सी के सामने बोलता है कि बी मेरा एजेंट है, जबकि बी एक्चुअल में उसका एजेंट नहीं है। ठीक है, और ये बात सुन के सी को लगता है यार ए तो बहुत अच्छी पार्टी है, ये बहुत अच्छी पार्टी है, साउंड पार्टी है, और बी उसका एजेंट है, तो मैं इसके साथ जो है डीलिंग कर लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सी बी के साथ इसीलिए सिर्फ डीलिंग कर रहा है क्योंकि ए जो है, ए बोल रहा है कि भाई ये मेरा एजेंट है। तो यहाँ पे ए जो है ना बाइंड हो जाएगा, ए बाइंड हो जाएगा, मतलब सी ने जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया है ना बी के साथ, सी और बी ने जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके लिए कौन बाइंड हो जाएगा, ए बाइंड हो जाएगा। तो अब ए मुकर नहीं सकता, बाद में ये नहीं बोल सकता भाई ये तो मेरा एजेंट नहीं है, मैं मजाक कर रहा था, ऐसा नहीं कर सकता है। तो इस टाइप की एजेंसी को बोलते हैं इम्प्लाइड एजेंसी, इम्प्लाइड एजेंसी। ठीक है, इसको रीड करें, चलो आ जाओ। सबसे पहले देखो यहाँ पे इम्प्लाइड एजेंसी में पहला वाला जो मैंने आप लोगों को समझाया है, दैट इज एजेंसी बाय स्टोपल। स्टोपल क्या होता है पता है, मुकरना मना है, मतलब क्या ए जो प्रिंसिपल है वो बाद में मुकर सकता है क्या, यहाँ पे वो सामने बोल दिया है भाई कि मेरा एजेंट है। एक सेकेंड अपन एग्जाम्पल में पहुंचते हैं। हाँ ये है, ए बाद में मुकर सकता है क्या कि नहीं नहीं मैंने तो ऐसे झूठ बोल दिया था। नहीं, अगर आपने किसी थर्ड पार्टी के सामने ये शो कर दिया है कि बी आपका एजेंट है, तो बी जो भी करेगा आपके बिहाफ में आप उसके लिए लायबल हो जाओगे। ठीक है, चलो तो ये हो गया एजेंसी बाय स्टोपल। प्रिंसिपल लेट अदर पर्सन टू बिलीव दैट अनदर पर्सन इज हिज एजेंट। प्रिंसिपल हमारे एग्जाम्पल में प्रिंसिपल कौन सा है, ए जो है लेट अदर पर्सन, ए जो है सी को ऐसा बिलीव कराता है दैट अनदर पर्सन, दैट बी उसका एजेंट है। ठीक है, आप लोग भी अपने जो भी अगर नोट्स है तो उसमें ऐसे मार्क कर सकते हैं। ए जो है सी को ऐसा बिलीव करा रहा है कि बी उसका एजेंट है, तो उस केस में वो लायबल हो जाएगा, ए लायबल हो जाएगा। ओके, इम्प्लाइड एजेंसी और कैसे बन सकती है पता है, एजेंसी बाय नेसेसिटी। एजेंसी बाय नेसेसिटी ये सिर्फ इमरजेंसी वाली सिचुएशन में हो सकता है, ये सिर्फ इमरजेंसी वाली सिचुएशन में हो सकता है, और वो भी तब जब आप अपने प्रिंसिपल को कोई लॉस से बचाना चाहते हैं, वो भी तब जब आप अपने प्रिंसिपल को किसी लॉस से बचाना चाहते हैं। ठीक है, चलो इसको अपन नीचे पे ना ओके, एजेंसी बाय जो नेसेसिटी होती है, एजेंसी बाय नेसेसिटी, उसको हम और क्या बोलते हैं पता है, उसको हम बोलते हैं एजेंसी इन केस ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी और नेसेसिटी दोनों एक ही चीज है। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई या कोई ज़रूरत आ गई, तो ऐसा पर्सन जो आपका एजेंट नहीं है वो भी आपका एजेंट बन जाएगा। कैसे बन जाएगा यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, पहले इसको रीड करें। टू डू ऑल सच थिंग्स विच अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड डू टू प्रोटेक्ट द प्रिंसिपल फ्रॉम लॉस। प्रिंसिपल को लॉस से बचाने के लिए एक नॉर्मल पर्सन जो चीजें कर सकता है। क्या कुछ समझ में आया? नहीं नहीं मैम, एग्जाम्पल से समझेंगे, तो चलो करते हैं इसको एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल, ठीक है, एक पर्सन है ए, या एक पर्सन ले लेते हैं यहाँ पे किसका नाम ले लें, आई से इंद्रजीत। ठीक है, आई से ले लेते हैं इंद्रजीत, और ये इंद्रजीत रहता है कश्मीर में, और ये बहुत बड़ा जो है ट्रेडर है किसका, एप्पल का। ये एप्पल का ट्रेडर है, और इसके एप्पल जो है ऑल ओवर इंडिया हर जगह जाते हैं। तो ये कश्मीर से जो है ये एप्पल कहाँ पे भेज रहा है पता है, ये कश्मीर से एप्पल भेज रहा है तमिलनाडु। ओके, और एक ट्रांसपोर्टर के थ्रू बेच रहा है, भेज रहा है, ट्रांसपोर्टर के थ्रू भेज रहा है। ट्रांसपोर्टर लेके जा रहा है एप्पल। जैसे ट्रांसपोर्टर बीच में छत्तीसगढ़ पहुंचा, जैसे ट्रांसपोर्टर छत्तीसगढ़ पहुंचा, यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत तेज जो है क्या हो रहा है पता है, यहाँ पे बहुत तेज जो है बारिश चालू हो गई, रेन्स। अब इसको समझ में आ गया, और बस्तर वाले एरिया में है, बस्तर छत्तीसगढ़ का एक पार्ट है, तो वहां पे बहुत घना जंगल ये सब है, तो उस एरिया में वो फंस चुका है। अब ना आगे जाते बने ना पीछे जाते बने, तो वो वहां पे फंस चुका है। तो अब ये यहाँ पे क्या करेगा, अगर यहाँ पे रुका तो ये पता है कि एप्पल जो है वो तो खराब हो जाएंगे, डिटेरियोरेट हो जाएंगे।
प्रिंसिपल इंद्रजीत कौन है? प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ने वो ट्रक वाले को बोला था कि भाई तू एक काम करना, मेरे एप्पल को तमिलनाडु बेचना, लेके जाना, लेकिन बीच में ही ऐसी सिचुएशन हो रही है कि एप्पल आगे नहीं जा पा रहे। तो अब इसको लगता है, जो ट्रांसपोर्टर है उसको लगता है कि अब भाई मेरे को क्या करना है, इंद्रजीत को लॉस से बचाना है। देखो कुछ लॉस तो हो जाएगा क्योंकि आप वहां तक तो नहीं पहुंच पा रहे हो, लेकिन जितना उसको लॉस से बचा सके उतना तो बचाएंगे ना। तो ये क्या करता है, ये कॉल करता है इंद्रजीत को ये पूछने के लिए कि भाई मैं आपके एप्पल को बेच दूं क्या, यहीं पे ही आसपास जो एरिया वहां पे बेच दूं क्या। लेकिन इंद्रजीत को कॉल नहीं लग पा रहा है, नेटवर्क खराब है, कॉल नहीं लग पा रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो इंद्रजीत को कॉल नहीं लग रहा, तो ये ट्रांसपोर्टर अपना दिमाग लगाता है प्रिंसिपल को लॉस से बचाने के लिए। उसका कोई खराब इंटेंशन नहीं है, उसका अच्छा इंटेंशन है कि वो लॉस से बचाना चाहता है प्रिंसिपल को। तो यहीं पे वो एप्पल को क्या कर देता है, सेल कर देता है। ठीक है, यहाँ पे सेल कर देता है। तो क्या इस सेलिंग से प्रिंसिपल बाइंड हो जाएगा कि नहीं? क्या इस सेलिंग से प्रिंसिपल बाइंड हो जाएगा कि नहीं? यस, बाइंड हो जाएगा। बाइंड होने का मतलब है कि अब इंद्रजीत जो है ना ऐसा कुछ नहीं कर सकता कि जैसे ट्रांसपोर्टर ने किसी को माल बेच दिया है तो क्या उससे माल वापस ले सकता है क्या? नहीं, वो इस कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रांसपोर्टर ने उसके बिहाफ में किया था उस कॉन्ट्रैक्ट से बाइंड हो जाएगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट ना नेसेसिटी में किया गया है, जरूरत थी, नहीं करते ना तो बहुत नुकसान हो जाता, इमरजेंसी सिचुएशन में किया गया है, नहीं करते तो नुकसान हो जाता। ओके, तो ये भी इम्प्लाइड एजेंसी की एक वैरायटी है। इसकी कंडीशन देख लेके जल्दी से। देखो अगर आप इमरजेंसी में किसी के लिए काम कर रहे हो ना तो तभी करो जब आप प्रिंसिपल से कम्युनिकेट करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर इंद्रजीत को कॉल लगा रहा था, कॉल लग नहीं रहा था, तो फिर उसने अपने मन से डिसीजन लिया कि चलो बेच देते हैं। आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि बहुत नेसेसिटी है वो करने की, कॉमर्शियल नेसेसिटी है, नहीं करोगे तो भारी नुकसान हो जाएगा। आप इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आप अच्छे इंसान हो, आपने बहुत एक्टेड बोनाफाइड, आपने किसी गलत इंटेंशन के साथ काम नहीं किया है, सही इंटेंशन के साथ काम किया है। आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि ये सबसे रीजनेबल तरीका था, प्रैक्टिकल तरीका था लॉस से बचाने के लिए, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। बहुत बारिश हो रही थी, ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। उसके अलावा आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपके पास गुड्स पोजेशन में है, मतलब एक पर्सन जो है प्रिंसिपल के लिए गुड्स बेच रहा है, ठीक है, क्योंकि उसको इमरजेंसी लग रही है, तो आप तभी बेच पाओगे ना जब गुड्स आपकी पोजेशन में हो। तो अगर गुड्स पोजेशन में तब तो आप वो इमरजेंसी वाली सिचुएशन में काम कर रहे हो तो ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते कि प्रिंसिपल के पास गुड्स है, आप उससे गुड्स लेके आ रहे हो, इमरजेंसी क्रिएट कर रहे हो और फिर बेच रहे हो। नहीं, आपके हाथ में गुड्स होना चाहिए, तब जाके जो है ये माना जाएगा कि आपने उसके लिए जो है उसकी भलाई के लिए काम किया है, इमरजेंसी में काम किया है। ठीक है, तो चलो इम्प्लाइड एजेंसी में दो चीजें हो गई। एक तो पहला ये कि एजेंसी बाय स्टोपल, इसको अपन येलो कलर से हाई, एजेंसी बाय स्टोपल। ठीक है, दूसरा क्या है, एजेंसी बाय नेसेसिटी, जरूरत के टाइम पे एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, या फिर एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ की वजह से एजेंसी बन गई। कैसे बनती है लॉ की वजह से इम्प्लाइड एजेंसी? पार्टनरशिप का नाम सुना है आपने, सिलेबस में भी है, 11th-12th में भी पढ़ा है, लॉ में भी है, अकाउंट्स में भी है। क्या एक पार्टनर उस फर्म का एजेंट होता है कि नहीं? जिस फर्म में वो पार्टनर है होता है ना एजेंट। तो पार्टनरशिप में लॉ की वजह से एजेंसी बनती है। ठीक है, या फिर एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन मतलब बाद में किसी चीज को अप्रूव करना, बाद में किसी चीज को क्या करना, अप्रूव करना, उसको बोलते हैं एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। मतलब पहले कांड हो चुका है, ठीक है, दो चीजें होती है, एक तो परमिशन लेके कोई चीज करना, एक होता है कि कर लेना कांड, उसके बाद में जाके अप्रूवल लेना उस चीज। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है यार एक फलाना पर्सन है, बहुत बड़ा जो है व्यापारी है, ठीक है, और बहुत बड़े व्यापारी की बात आती है ना तो मेरा को दिमाग में आता है जेठालाल। ठीक है, जो तारक मेहता के फैन है वो थम्स अप देना मेरे को, तो मैं तो हूँ तारक मेहता की फैन, और उसका बहुत बड़ा जो बिजनेसमैन है दैट पर्सन इज जेठालाल। तो अब जेठालाल जो है उसके पास एक पर्सन आया, उसके पास एक पर्सन आता है, ले लेते हैं मगन, मगन तो उसके पास ऑलरेडी एक स्टाफ है, तो अपन एक और पर्सन ले लेते हैं, मान लो उसके पास आया है बलविंदर। ठीक है, उसके पास एक पर्सन आया बलविंदर, और बलविंदर जो है बहुत मेहनती बच्चा है, ये जेठालाल को बोलता है कि जेठालाल मेरे को अपना एजेंट बना लो, मैं आपके बिहाफ में गुड्स को बेचूंगा, मैं आपके बिहाफ में गुड्स को बेचूंगा। अब जेठालाल जो है अभी उसको जरूरत नहीं लग रही है एजेंट की, तो वो बोलता है नहीं भाई बलविंदर मेरे को अभी जरूरत नहीं है,
बलविंदर क्या करता है, गांव गांव जाता है, बहुत मेहनती इंसान है, गांव गांव जाता है और जेठालाल को जो है 5 करोड़ की सेल्स लाके देता है। 5 करोड़ की सेल्स जेठालाल के बिहाफ में काम करके आया। जेठालाल खुश। जेठालाल बोलता है ठीक है, तूने मेरे को 5 करोड़ की सेल्स दी ना, जा तूने जो 5 करोड़ की सेल्स की है मेरे लिए, मैं उसको अप्रूव करता हूँ, उसको रेटिफाई करता हूँ। मतलब तू मेरा एजेंट पहले नहीं था, लेकिन अब मैं जो तूने मेरे लिए काम किया है मैं उसको पूरी तरीके से रेटिफाई करता हूँ, मान लेता हूँ कि तूने मेरे लिए किया है और मैं बाइंड होने के लिए तैयार हूँ। मैं इस जो कॉन्ट्रैक्ट तूने मेरे बिहाफ में किया है ना, उस कॉन्ट्रैक्ट से बाइंड होने के लिए तैयार हूँ। इसको बोलते हैं एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। इसको बोलते हैं एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। ओके, लेकिन रेटिफिकेशन जब कर रहे हैं तो कुछ कंडीशंस को ध्यान में रखना है। क्या कंडीशंस को ध्यान में रखना है? एक तो देखो, रेटिफिकेशन भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों तरीके से हो सकती है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आप हाँ डायरेक्टली हाँ बोल दो, हाँ चल ठीक है रेटिफाई कर रहा हूँ, या फिर आप डायरेक्टली माल भिजवा दिए जहां पे उसने डील करके आई थी ना, आप उसको हाँ या नहीं बोले। मतलब बलविंदर जो है उसको आपने हाँ या नहीं कुछ नहीं बोला कि तू मेरा एजेंट है या नहीं, डायरेक्टली गांव में माल भिजवा दिए, तो इम्प्लाइड तरीके से जो है आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि बलविंदर आपका एजेंट है। ठीक है, एजेंसी जब आप रेटिफाई करते हो तो रीजनेबल टाइम में करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने आपके बिहाफ में अभी कॉन्ट्रैक्ट किया तो आप 4 साल बाद उसको अप्रूव कर रहे हो, नहीं, रीजनेबल टाइम। ओके, देन जब आप रेटिफाई कर रहे हो तो आपको हर फैक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। जेठालाल को हर फैक्ट की नॉलेज होना चाहिए। बलविंदर ने उसके लिए माल बेच तो दिया, ठीक है, बलविंदर कहाँ गया हमारा, चलो बलविंदर मिल नहीं रहा है मेरे को, मान लेते हैं बलविंदर ने हमारे बिहाफ में पूरा माल बेच दिया, लेकिन एक चीज को याद रखना, यहाँ पे हमको हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। मतलब उसने कितने रुपए में माल बेचा है, ठीक है, अब आपका माल मान लो कि वो माल की वैल्यू 6 करोड़ की है और उसने 5 करोड़ में बेच के आ गया, तो क्या आप रेटिफाई करोगे? नहीं करोगे ना। तो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि कितने रुपए में उसने माल बेचा है, कहाँ बेचा है, सब कंडीशंस। उसके बाद रेटिफिकेशन जब आप कर रहे हो तो उस रेटिफिकेशन का कम्युनिकेशन करो। जेठालाल बलविंदर को बोलेगा भाई मैं तेरे काम को रेटिफाई कर रहा हूँ, या तो बोलेगा या तो एक्शंस के द्वारा, लेकिन उसका रेटिफिकेशन बताना पड़ेगा उसको। ठीक है, जब रेटिफिकेशन आप करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन्स को रेटिफाई करना पड़ेगा। तो अगर बलविंदर ने आपके लिए 5 करोड़ का माल बेचा है, आप अगर मान लो सोच रहे हो ठीक है मैं 1 करोड़ को अप्रूव करना चाहता हूँ, 4 करोड़ वाले माल जो बेचा है उसको अप्रूव नहीं करना चाहता, आप ऐसा नहीं कर सकते। या तो पूरा रेटिफाई करो या पूरा का पूरा क्या करो, उसको रिजेक्ट कर दो। हाफ रेटिफिकेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, सिर्फ वैलिड एक्ट को रेटिफाई कर सकते हो, सिर्फ वैलिड एक्ट, सही लीगल एक्ट्स को रेटिफाई कर सकते हो। मतलब मान लो जेठालाल जो है, एकदम हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ये देखो आ गया हमारा एग्जाम्पल। ठीक है, जेठालाल की किससे नहीं बनती है, आप लोग कमेंट में बताओगे। ठीक है, बबीता जी के जो रिलेटेड पर्सन है उनकी जेठालाल से नहीं बनती है, तो जेठालाल के मन में जो है ये है यार, ये अय्यर के साथ तो जो है हमको कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करना है, इसको जो है मजा चखाना है। बलविंदर को ये बात पता थी कि जेठालाल अय्यर को मजा चखाना चाहते हैं। बलविंदर जाके जो है अय्यर को जो है पीट देता है, बलविंदर अय्यर को जाके पीट देता है। अब मेरे को बताओ एक बात, क्या जेठालाल इसको रेटिफाई कर सकता है, ये जो हुआ है इसको अप्रूव कर सकता है? नहीं, क्योंकि सिर्फ वैलिड चीजों का अप्रूव किया जा सकता है, जो इनवैलिड चीजें हैं उसका अप्रूवल कर भी दोगे ना तो एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, चलो, रेटिफिकेशन कैन नॉट इंज्योर थर्ड पर्सन। रेटिफिकेशन की वजह से थर्ड पर्सन जो बायर है उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, बायर को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जब बलविंदर ने जिस पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, रेटिफिकेशन की वजह से उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो ये है क्या, कंडीशंस ऑफ रेटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब हम क्या देखने वाले हैं, हम क्या देख चुके हैं पहले वो देखे। हमने ये देखा एजेंसी क्या होती है, एजेंसी का हम टेस्ट कैसे करते हैं, एजेंसी में क्या पैसे की होना जरूरी है या कंसिडरेशन नहीं हो तो भी चलेगा। हमने ये देखा कि एजेंसी जो है, और क्या देखा हमने, अच्छा प्रिंसिपल और माइनर होगा तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा, प्रिंसिपल मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए। फिर हमने ये देखा कि एजेंसी कैसे बनती है, तो एक्सप्रेस तरीके से, इम्प्लाइड तरीके से। फिर हमने देखा कि इम्प्लाइड तरीके से अगर एजेंसी बनाना है तो हमारे पास 4 तरीका है। पहला तरीका एजेंसी बाय एस्टोपल, मुकरना मना है, आपने किसी के सामने बोल दिया कि ये मेरा एजेंट है,
फिर आप मुकर नहीं सकते, आप बाइंड हो जाओगे। एजेंसी बाय नेसेसिटी, यार इमरजेंसी वाली एजेंसी भी होती है ये। फिर ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ की वजह से एजेंसी। और लास्ट है एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, बाद में किसी चीज को अप्रूव करके एक्सेप्ट करना। आप मान लेना कि भाई ये मेरा एजेंट है, इसने मेरे बिहाफ में काम किया, ठीक है। अब आ जाओ, देखेंगे एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी, यहीं पे हमने नेसेसिटी वाले या इमरजेंसी वाले को डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। एजेंट की कितनी अथॉरिटी है, कितनी अथॉरिटी होती है दोस्तों? जेठालाल ने, ठीक है। अगेन लेट्स कंटिन्यू विद जेठालाल, ठीक है। बहुत भारी बिजनेसमैन है जेठालाल। ओके, तो जेठालाल जो है एक एजेंट अपॉइंट करते हैं, मान लो उसका नाम है ए, या अभय ले लेते हैं। अभय को एजेंट अपॉइंट करते हैं जेठालाल और बोलते हैं भाई तुम मेरे माल को है ना सिर्फ जो है रायपुर में बेचना, और कहीं मैं डिलीवरी नहीं कर पाऊंगा। क्या तू रायपुर में बेचेगा तो मैं अपने आप को बाइंड कर रहा हूँ, लेकिन तू कहीं और बेचेगा तो मैं बाउंड नहीं हूँ इससे। जेठालाल ये बोल दिया रायपुर में बेचना, अभय भाई साहब जाके जो है इस माल को बिलासपुर में बेच के आ जाते हैं। तो क्या जेठालाल इस चीज से बाइंड होगा? क्या नहीं होगा? नो, नहीं होगा। जेठालाल इस कॉन्ट्रैक्ट से बाइंड नहीं होगा जो अभय ने कर लिया जाके बिलासपुर में, ठीक है। ये तो है आम जिंदगी। आम जिंदगी मतलब नॉर्मल सिचुएशन में जब कोई इमरजेंसी नहीं है। लेकिन इमरजेंसी वाली सिचुएशन में मान लो कि जेठालाल जो है, जेठालाल का माल जो है मुंबई से आ रहा था, बिलासपुर तक पहुंचा। वैसे मुंबई के रास्ते, मुंबई टू रायपुर आते वक्त बिलासपुर नहीं आता है, एज्यूम करते हैं। मुंबई से माल निकला, बिलासपुर तक पहुंचा और इतनी बारिश हुई कि माल आगे ले जाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, या रायपुर में एंट्री नहीं मिल रही है। तो वो क्या करेगा? इमरजेंसी वाली सिचुएशन में फिर जेठालाल के माल को बचाने के लिए वो बिलासपुर में डिस्पोज कर सकता है। कंडीशंस क्या है हम पढ़ के आ चुके हैं। ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। जेठालाल से बात होना पॉसिबल नहीं है, आप जेठालाल के इंटरेस्ट में काम कर रहे हो, आपका पर्सनल कोई मोटिव नहीं है। जेठालाल को हर चीज़ों की नॉलेज तो अभी नहीं है, बट उसको नुकसान से बचाने के लिए ये सब किया जा रहा है, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया हमारा कि भाई एजेंसी इम्प्लाइड होती है, कैसी होती है, वो सब बातें कंप्लीट। अब आ जाते हैं एक नए टॉपिक में, दैट इज सब एजेंट। दैट इज सब एजेंट। और सब एजेंट बच्चे लोगों को बहुत तंग करता है, ठीक है। बच्चों को सब एजेंट जो है बहुत तंग करता है। क्यों तंग करता है पता है? समझाऊंगी तो फिर तंग करना आपको बंद कर देगा। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपके पेरेंट्स, ठीक है, फनी एग्जाम्पल, अगर आपके पेरेंट्स आपको कोई काम डेलीगेट करते हैं, जैसे प्रिंसिपल भी तो एजेंट को कोई काम डेलीगेट ही करता है ना, बोलता है कि मेरे बिहाफ में तू ये काम कर। तो आपके पेरेंट्स आपको कोई काम डेलीगेट करते हैं, तो आपको वो काम जो है ना फर्दर डेलीगेट जो है वो नहीं करना चाहिए। जैसे आपको काम दिया गया, तो आप क्या अपने सिबलिंग को वो काम डेलीगेट करना चाहिए? क्या नहीं, खुद करना चाहिए। जबकि हमारी आदत है कि हम डेलीगेट कर देते हैं, बट डेलीगेट करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। तो यही कंसेप्ट है। अगर एजेंट है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ने अपना काम एजेंट नंबर 1 को बोला करने, एजेंट नंबर 1 को डेलीगेट किया, तो उसको वो काम खुद करना चाहिए। वो काम जो है किसी सब एजेंट को डेलीगेट नहीं करना चाहिए, डेलीगेशन नहीं करना चाहिए, ये चीज याद रखना, ठीक है। डेलीगेशन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप लोगों को घर में भी नहीं करना चाहिए, खुद से करना चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं, ठीक है, कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे एजेंट अपना काम सब एजेंट को डेलीगेट कर सकता है। कहाँ पे कर सकता है? सबसे पहला सिचुएशन जब प्रिंसिपल खुद बोल रहा है, प्रिंसिपल खुद परमिशन दे रहा है कि भाई तू अगर ये खुद नहीं कर पा रहा तो तू किसी और से करा ले। अगर प्रिंसिपल आपको अलाउ कर रहा है तो फिर आप डेलीगेट कर सकते हो। या फिर जिस टाइप का बिजनेस है, जिस टाइप के बिजनेस में ये एजेंसी वाला कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, वहां ऐसा कस्टम है, वहां ऐसा कस्टम है कि आप क्या कर सकते हो? काम को डेलीगेट कर सकते हो। तो अगर कस्टम है उस टाइप के बिजनेस में तो आप डेलीगेट कर सकते हो। या फिर अगर कोई नेसेसिटी आ गई, या तो कोई नेसेसिटी आ गई तो आप जो है काम को डेलीगेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जो ट्रांसपोर्टर जा रहा था तमिलनाडु एप्पल लेके, बीच रास्ते में गाड़ी जो है रुक गई, बारिश हो रही थी, बस्तर वाले एरिया में रुक गई। अब बस्तर का उसको नॉलेज नहीं है, तो उसने बस्तर के एक पर्सन को पकड़ा और उसको जो है काम डेलीगेट कर दिया कि भाई एक काम का, मेरे बिहाफ में, मैं तो किसी और का एजेंट हूँ, बट अब मेरे को नहीं पता यहाँ का मार्केट ऐसा है,
तो उसने किसी और को डेलीगेट कर दिया कि तू बेच दे यहाँ पे एक काम कर माल को। तो क्या किया, एजेंट ने सब डेलीगेट कर दिया, लेकिन कब किया, इमरजेंसी वाली सिचुएशन में किया, नेसेसिटी में किया, तो ये डेलीगेशन अलाउड है। ठीक है, तो डेलीगेशन सिर्फ ये 3 केसेस में अलाउड है, अदरवाइज जो एजेंट है वो अपना काम फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकता। तो सब एजेंट, देखो ये वाले कंडीशन से एक्सेप्शन जो हम पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है, पहला एक्सेप्शन क्या है, जो टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट है उसमें ये बात लिखी हुई थी, मतलब प्रिंसिपल अलाउ कर रहा है। ठीक है, टर्म ऑफ, जब एजेंट अपॉइंट हुआ था तभी प्रिंसिपल ने बोल दिया कि ठीक है तू सब एजेंट अपॉइंट कर लेना। दूसरा केस है कस्टम में उस टाइप के ट्रेड में कि अपॉइंट हो जाता है तो फिर आप कर लो, या फिर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो फिर आप कर सकते हो एजेंट, सब एजेंट। तो चलो लेट्स एज्यूम कि ये जो सब एजेंट है, ये सब एजेंट का अपॉइंटमेंट हो रहा है, एजेंट अपॉइंट कर रहा है सब एजेंट को, बट ये जो अपॉइंटमेंट हो रहा है ना, या तो ये टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है, या कस्टम है उस टाइप के बिजनेस का, या फिर ऐसी नेसेसिटी आ गई है तब जाके सब एजेंट अपॉइंट हो रहा है। तो इस केस में हमको ये देखना है कि प्रिंसिपल, एजेंट और सब एजेंट के बीच में कैसा रिलेशन है, प्रिंसिपल, एजेंट और सब एजेंट के बीच में कैसा रिलेशनशिप रहेगा। देखो हमको ये पता है कि एजेंट जो भी काम करता है ना उससे प्रिंसिपल क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। एजेंट जो भी काम करता है उससे प्रिंसिपल बाइंड हो जाता है, ये तो हमको पता है। लेकिन क्या जो सब एजेंट जो काम करेगा क्या उससे प्रिंसिपल बाइंड होगा कि नहीं होगा, क्या सब एजेंट के काम से प्रिंसिपल बाइंड होगा कि नहीं होगा। तो अगर सब एजेंट का अपॉइंटमेंट वो 3 कंडीशन से हुआ है, अभी जो हमने डिस्कस किया, कस्टम था या फिर प्रिंसिपल खुद ही अलाउ कर रहा है या नेसेसिटी थी, अगर ये तीनों कंडीशन में सब एजेंट का अपॉइंटमेंट हो रहा है तो प्रिंसिपल सब एजेंट के काम से भी बाइंड हो जाएगा। तो प्रिंसिपल अपने एजेंट के काम से भी बाइंड रहेगा और सब एजेंट के काम से भी बाइंड रहेगा। इतना क्लियर है? ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो एक चीज याद रखना, क्या देखो प्रिंसिपल तो बाइंड है सब एजेंट के काम से, लेकिन क्या सब एजेंट जो है प्रिंसिपल के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल है क्या सब एजेंट प्रिंसिपल के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल है क्या? नहीं, सब एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एजेंट के टुवर्ड्स है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल के टुवर्ड्स नहीं है। क्यों नहीं है पता है? क्योंकि सब एजेंट को किसने अपॉइंट किया है? एजेंट ने अपॉइंट किया है। सब एजेंट के जैसा, सब एजेंट के लिए जो है प्रिंसिपल जैसा कौन है? ये वाला एजेंट है, क्योंकि उसको तो एजेंट ने ही अपॉइंट किया है ना, उसको ये पर्सन ने अपॉइंट किया है। तो सब एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इसके टुवर्ड्स रहेगी, ना कि जो ओरिजिनल प्रिंसिपल है उसके टुवर्ड्स उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक है, इतना क्लियर है पिक्चर? ओके, तो अगर सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड है तो उस केस में जो है प्रिंसिपल तो लाइबल रहेगा। सब एजेंट जो भी ट्रांजेक्शन करेगा प्रिंसिपल के बिहाफ में थर्ड पार्टी के साथ, उसके लिए प्रिंसिपल बाइंड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या सब एजेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या उसको प्रिंसिपल से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है। ओके, चलो अब देखते हैं, मान लो कि सब एजेंट जो है विथ अथॉरिटी अपॉइंट नहीं हुआ है, मतलब विदाउट अथॉरिटी अपॉइंट हुआ है, विदाउट अथॉरिटी, प्रिंसिपल को नहीं पता था कि ऐसा कुछ, तो भी एजेंट ने सब एजेंट अपॉइंट कर दिया है। तो यहाँ पे फिर आते हैं, देखते हैं ट्रांजेक्शन क्या हो रही है। एक है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का है एक एजेंट, और एजेंट का है सब एजेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि प्रिंसिपल को नहीं पता है, प्रिंसिपल की इच्छा नहीं है सब एजेंट अपॉइंट करने की, तो भी एजेंट ने सब एजेंट अपॉइंट कर दिया है। तो इस केस में जो भी सब एजेंट काम करेगा उसके लिए प्रिंसिपल बाइंड नहीं होगा, सब एजेंट के काम के लिए प्रिंसिपल बाइंड नहीं होगा। सिर्फ प्रिंसिपल किसके काम के लिए बाइंड होगा? एजेंट के काम के लिए। उसने जो एजेंट को ऑथराइज किया था, मान लो उसने एजेंट को बोला था कि मेरा माल जो है 2000 रुपए में बेचना, अगर एजेंट खुद बेच रहा है तब तो प्रिंसिपल थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स लायबल है, तब प्रिंसिपल थर्ड पार्टी को डिलीवरी करेगा उस माल की। लेकिन अगर सब एजेंट वो कर रहा है काम, तो उस केस में प्रिंसिपल को डिलीवरी करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब एजेंट जो है, एजेंट को देखते हैं पिक्चर में। एजेंट जो है सब एजेंट के काम के लिए लायबल है, मतलब अगर सब एजेंट कोई जाके किसी के साथ ट्रांजेक्शन करके आ गया, कॉन्ट्रैक्ट करके आ गया, तो एजेंट उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल हो जाएगा, क्योंकि उसी ने तो सब एजेंट को अपॉइंट किया था ना। और एजेंट इस प्रिंसिपल के टुवर्ड्स आंसरेबल भी रहेगा, एजेंट इस प्रिंसिपल के टुवर्ड्स आंसरेबल भी रहेगा। मतलब क्या है, इसको समझो एक एग्जांपल से। प्रिंसिपल ने बोला एजेंट को कि मेरे गुड्स को तू 2000 रुपए में बेचना, ठीक है, मेरे गुड्स को तू 2000 रुपए में बेचना। एजेंट ने सब एजेंट अपॉइंट किया प्रिंसिपल से बिना पूछे, और उसको बस ये बोला कि तू गुड्स को सेल कर देना, ये नहीं बताया कितने में बेचना है।
इस सब एजेंट ने वो गुड्स को जाके 1500 में बेच दिया, सब एजेंट ने गुड्स को जाके 1500 में बेच दिया। अब यहाँ पे क्या होगा पता है, ये जो 1500 में बेचा है ना, सब एजेंट के ऊपर तो कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि उसको जो उसके प्रिंसिपल ने बोला, इसका प्रिंसिपल कौन है, एजेंट, तो इस एजेंट ने जो बोला उसने तो उसके अकॉर्डिंग कर दिया। लेकिन यहाँ पे ये जो ओरिजिनल एजेंट है, जो फर्स्ट एजेंट है ना, इसको तो इसके प्रिंसिपल ने 2000 में बेचने बोला था, तो अब 500 रुपए का तो लॉस हो गया ना प्रिंसिपल को, एजेंट की गलती की वजह से, तो ये 500 रुपए प्रिंसिपल अपने एजेंट से वसूलेगा। ठीक है, तो एजेंट जो है, ये मिडिल वाली पार्टी एजेंट, ये सब एजेंट के काम के लिए लाइबल रहेगा, और इसकी आंसरेबिलिटी जो है पूरी की पूरी प्रिंसिपल के टुवर्ड्स रहेगी। ठीक है, और अब आ जाते हैं सब एजेंट। सब एजेंट को जो है, जैसे ऊपर वाला केस था वैसे यहाँ पे भी है, सब एजेंट को इस प्रिंसिपल से कोई लेना देना नहीं है, उसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पे ऊपर और इस केस में क्या डिफरेंस है, ऊपर में प्रिंसिपल बाइंड हो जाता था सब एजेंट के काम से, यहाँ पे प्रिंसिपल बाइंड नहीं होगा सब एजेंट के काम से। बस ये है दो केसेस। ठीक है, जब अथॉरिटी के साथ अपॉइंटमेंट होता है, जब विदाउट अथॉरिटी के साथ अपॉइंटमेंट हो। ओके, चलो, तो इतनी पिक्चर अगर क्लियर है तो क्यों ना हम आगे बढ़े और हम देखते हैं अबाउट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। ठीक है, अब चलो, सो नाउ लेट्स सी अबाउट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। ये सब्स्टिट्यूटेड एजेंट क्या होता है, सब एजेंट तो क्लियर है, एजेंट का एजेंट, बट व्हाट इज सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। ठीक है, देखो इसको समझते हैं अपन एक एग्जांपल से, कि मान लो कि एक पर्सन है ए, जिसकी फैमिली में डिस्प्यूट चल रहा है कि प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, तो इन लोग गए इस मैटर को लेके कोर्ट में। तो ए ने जो है एज एन एजेंट एक लॉयर अपॉइंट किया, तो वो लॉयर है ये। ठीक है, लेट्स नेम हिम एज बी। ए ने बी को अपॉइंट किया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि एक बिल्डिंग जो है, वो एक काम करो, वो बिल्डिंग को बेच दो और उसका जो भी पैसा आएगा आपस में आप सब बांट लेना। ठीक है, ऐसा कोर्ट ने जजमेंट दिया। बट ए को जो है ना ऐसा ट्रांजेक्शन करने नहीं आता है, उसको अच्छे कस्टमर नहीं मिल रहे थे उस बिल्डिंग से रिलेटेड, तो ए जो है ना बी को बोलता है, भाई तेरे तो लोगों से बहुत जान पहचान है, एक काम करना, तू मेरे लिए जो है एक ऑक्शनियर अपॉइंट करके दे, तू मेरे लिए एक ऑक्शनियर अपॉइंट करके दे, जो ये बिल्डिंग का ऑक्शन करे, और जैसे ऑक्शन होगा जो भी पैसा मिलेगा, ऑक्शन सेल से जो भी पैसा मिलेगा हम बांट लेंगे। तो ए ने लॉयर को क्या बोला, बी को क्या बोला कि तू क्या कर, मेरे लिए एक ऑक्शनियर अपॉइंट करके दे। ठीक है, तो बी जो है लॉयर, वो इसके लिए एक ऑक्शनियर अपॉइंट करके दे देता है। तो अब मेरे को एक चीज बताओ, ये ऑक्शनियर जो है, क्या ये लॉयर के लिए काम कर रहा है कि ये ए के लिए, ए जो प्रिंसिपल है उसके लिए काम कर रहा है। ये ऑक्शनियर तो प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है ना, तो ये ऑक्शनियर किसका एजेंट है, ये प्रिंसिपल का एजेंट है। और प्रिंसिपल कौन है हमारे एग्जाम्पल में, ए, तो ये ए का एजेंट है, और जो लॉयर बी था वो भी किसका एजेंट था, ए का एजेंट। तो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट क्या होता है पता है, जब हम अपने एक एजेंट को बोलते हैं कि भाई तू मेरे लिए दूसरे काम के लिए कोई बंदा ढूंढ, उससे मैं वो काम करवाऊंगा, तो जब वो हम उस अपने एजेंट को ऐसा करने बोलते हैं, वो कोई बंदे को ढूंढ के देता है, तो वो हमारा लिए क्या होता है, वो भी हमारा एक एजेंट है। और अगर बी की नजर से देखोगे ना, तो बी उसको क्या बोलेगा पता है, बी बोलेगा इस ऑक्शनियर को सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। ठीक है, तो ये कहानी है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट की। तो देखो अगर हम सब एजेंट की बात करें, देखो इसकी बात कर रहे हैं, सब एजेंट मतलब एजेंट का एजेंट, एक प्रिंसिपल है उसका एजेंट है, फिर उसका एजेंट, दैट वन इज सब एजेंट। ठीक है, प्रिंसिपल फिर उसका एजेंट, फिर एजेंट का एजेंट, दैट वन इज सब एजेंट। लेकिन यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट है ना, उसका वो एजेंट का एजेंट नहीं है, वो हमारा ही दूसरा एजेंट है, दैट वन इज सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। तो इस ऑक्शनियर और इस लॉयर का आपस में ऐसा कोई संबंध नहीं है, इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच में होता है, कॉन्ट्रैक्ट ये ए और लॉयर के बीच में होता है एक कॉन्ट्रैक्ट, और ए और ऑक्शनियर के बीच में होता है दूसरा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इन लोग का आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, आपस में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जबकि यहाँ पे एजेंट सब एजेंट का अपॉइंटमेंट कौन करता है, सब एजेंट का अपॉइंटमेंट एजेंट ही करता है। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई, मान लो कि ऑक्शनियर ने अपने काम में कुछ गड़बड़ कर दी, तो क्या वो प्रिंसिपल के टुवर्ड्स लाइबल रहेगा, बिल्कुल लाइबल रहेगा, कोई क्वेश्चन नहीं है इस बात में, क्योंकि वो प्रिंसिपल का एजेंट है। लेकिन यहाँ पे सब एजेंट से कोई गड़बड़ हो जाती है अगर, तो उसकी लाइबिलिटी प्रिंसिपल के टुवर्ड्स कुछ नहीं रहती, उसकी लाइबिलिटी सिर्फ एजेंट के टुवर्ड्स रहती है।
ठीक है, वो प्रिंसिपल से उसको कोई लेना देना नहीं है, उसकी लाइबिलिटी किसके टुवर्ड्स होती है, सिर्फ एजेंट के टुवर्ड्स होती है। तो ये है सब्सटीट्यूटेड एजेंट और सब एजेंट। ठीक है, चलो तो अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो इसका डिफरेंस जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखो फर्स्ट डिफरेंस क्या है, सब एजेंट किसके अकॉर्डिंग काम करता है, एजेंट के अकॉर्डिंग, जबकि सब्सटीट्यूटेड एजेंट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग काम करता है। सब एजेंट एजेंट जो है अपने काम को डेलीगेट कर देता है टू सब एजेंट। यहाँ पे एजेंट अपने काम को सब एजेंट को, सब्सटीट्यूटेड एजेंट को नहीं दे रहा है, एजेंट अपना काम नहीं सौंप रहा है, एजेंट किसी दूसरे काम के लिए सब एजेंट का बस अपॉइंटमेंट करके दे रहा है, उसको बोल रहा है भाई ये बंदा अच्छा है आप इसको अपॉइंट कर लो। ठीक है, तो ये है। चलो तो आप ये बहुत इजी इजी से पॉइंट है, अपन ने सब डिस्कस कर लिया, आप लोग एक बार इसको जो है रीड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी इजी पॉइंट्स है। ओके, तो ये है एजेंट, सब एजेंट और सब्सटीट्यूटेड एजेंट। अब आ जाओ, एक नया टॉपिक चालू हो रहा है, दैट इज ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ एन एजेंट। एक एजेंट की क्या ड्यूटी है, एक एजेंट की क्या ऑब्लिगेशन है। ठीक है, पढ़े इसको। चलो तो सबसे पहली ड्यूटी है एक एजेंट की, he has to follow instructions or customs. If agent acts otherwise, loss has to be borne by himself, agent himself. मतलब पता है क्या, मैंने अपने एजेंट को बोला कि एक काम कर, तुम मेरे लिए मेरे गुड्स को 50,000 रुपए में बेच के आ। ठीक है, मैंने उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया, वो मेरे गुड्स को जाके 40,000 में बेच के आ रहा है, उसकी वजह से मेरे को नुकसान हुआ ना 10,000 का, तो ये नुकसान कौन बियर करेगा, अगर उसने मेरी इंस्ट्रक्शंस नहीं सुनी ठीक से तो कौन बियर करेगा, एजेंट खुद बियर करेगा इस नुकसान को। ठीक है, तो एजेंट की ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है कि प्रिंसिपल जो बोल रहा है उस चीज को फॉलो करो। ठीक है, दूसरी ड्यूटी क्या है, रीजनेबल केयर एंड स्किल के साथ काम करना। जैसे आप अपने गुड्स को, अपने चीजों को अच्छे से रखते हैं, वैसे ही प्रिंसिपल की चीजों को अच्छे से रखना, वैसे ही प्रिंसिपल के गुड्स के साथ डीलिंग करना। ठीक है, अच्छे से रीजनेबल केयर के साथ, और अगर रीजनेबल केयर नहीं की तो प्रिंसिपल फिर आपको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकता है। ठीक है, चलो उसके बाद है ड्यूटी टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स, ऑल्सो शोइंग वाउचर्स व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर एक एजेंट प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है तो प्रिंसिपल जब चाहे एजेंट को बोल सकता है कि भाई तू मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखा, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो देखेगा ही। मान लो उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बहुत सारे खर्चे दिए हुए हैं, तो प्रिंसिपल बोलेगा तूने ये बोला है ना कि मैं ये खर्चे किया हूँ, तो मेरे को वाउचर दिखा जिससे ये प्रूफ हो कि ये खर्चे एक्चुअल में हुए हैं। तो एजेंट की ड्यूटी है वो वाउचर्स वगैरह दिखाना। ठीक है, चलो उसके बाद है ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद प्रिंसिपल एंड ऑब्टेन हिज इंस्ट्रक्शंस। आप प्रिंसिपल से बात करो और उसकी इंस्ट्रक्शन लो। जैसे हमने केस देखा था कि तमिलनाडु से गुड्स निकल रहे हैं, कश्मीर से निकल रहे हैं और तमिलनाडु एप्पल जा रहे थे, बीच में बस्तर आया, रेंज चालू हो गई। अब पहला काम क्या था एजेंट का, प्रिंसिपल से कांटेक्ट करना, प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शंस लेना। तो आप पहले कम्युनिकेट करने की कोशिश करो, अगर नहीं हो पाया तो नेसेसिटी हो गई थी गुड्स बेचना, वो बात की बात है, बट पहले आपका काम क्या है, कम्युनिकेट करो प्रिंसिपल से और उससे इंस्ट्रक्शंस लो जहाँ पे आपको डाउट है। ठीक है, चलो उसके बाद जो है एक और लाइबिलिटी, एक और ड्यूटी जो एजेंट की है वो क्या है, अपने अकाउंट में डील नहीं करना। ठीक है, मतलब क्या पता है, इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि ए ने जो है, ए जो कि प्रिंसिपल है, इसने बोला बी द एजेंट को कि तुम क्या करो पता है, तुम मेरे गुड्स को जो है बेच के आओ। मान लो एक लैंड है, एक ही एक लैंड है, और वो बी को बोलता है कि भाई एक काम कर, मेरी जमीन जो है बेच के आ मेरे बिहाफ में। अब ये लैंड जो है बी को बहुत पसंद आ गई, बी के मन को भा गई ये लैंड। ठीक है, तो बी जो है ना सोचता है कि क्यों ना ये लैंड को मैं सस्ते रेट में ले लूँ, मेरे को तो ए ने बोल दिया है कि बेच के आओ। तो बी क्या सोचता है पता है, बी का एक रिलेटिव है सी, बी का एक रिलेटिव है सी, और बी जो है ना सी के साथ जो है मिली भगत करता है और बोलता है सी को कि भाई एक काम कर, तू ये लैंड खरीद ले और फिर ये लैंड तू मेरे को ट्रांसफर कर देना। ठीक है, ए को इस चीज की नॉलेज है क्या, ए को इस बात की कोई नॉलेज नहीं है। तो बी क्या कर रहा है, अपने अकाउंट में अपने फायदे के लिए काम कर रहा है और प्रिंसिपल को इस बारे में नहीं पता है। तो सी क्या सोच रहा है कि वो लैंड खरीद लेता है। तो ए जो है ये लैंड क्या करता है, सी को बेच देता है। उसको तो ये सब बीच में जो हुआ था, बी और सी के बीच में जो बातें हुई थी उसकी कोई नॉलेज नहीं है, तो इसको ये लैंड बेच देता है। मान लो कि इस लैंड की मार्केट वैल्यू है, मान लो 2 CR, 2 करोड़ की मार्केट वैल्यू है, और इसको जो है बी ने बिकवा दी 1.5 करोड़ में।
क्योंकि उसको तो फायदा होगा, 1.5 करोड़ में बिकेगी तो वो वापस सी से ले लेगा, अपने नाम पे ट्रांसफर कर लेगा। तो यहाँ पे ए को जब बाद में पता चलेगा ना इस बारे में, तो ए के पास क्या ऑप्शन है पता है, ए इस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है, कैंसल कर सकता है। ठीक है, ए के पास ये पावर है, क्योंकि लॉ ने क्लियरली मेंशन किया है कि एजेंट अपने अकाउंट में काम नहीं कर सकता, अपने बेनिफिट के लिए काम अगर करेगा, ठीक है, तो वो अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएशन हो सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट का, या फिर प्रिंसिपल ये बोल सकता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट तो रेपुडिएट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस लैंड की मार्केट वैल्यू थी 2 करोड़ रुपए, तो जो एक्स्ट्रा 50 लाख रुपीज है ना वो तू मेरे को ला के दे। अपने एजेंट को बोलेगा कि मेरे को एक्स्ट्रा 50 लाख ला के दे। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल के पास पावर है कि अगर एजेंट अपने अकाउंट पे काम करता है, अपने बेनिफिट के लिए यहाँ पे काम कर रहा है, तो वो क्या करेगा भाई, वो बोल देगा कि कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करो, या फिर मेरे को जो भी एक्स्ट्रा पैसा है जो मेरे को मिलना चाहिए था वो ला के दो। ठीक है, चलो तो ये हो गया। अब ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट, और एजेंट के ऊपर एक और ड्यूटी कि भाई सीक्रेट प्रॉफिट नहीं बनाना है। प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला कि तू 50,000 में माल बेच के आ। एजेंट ने क्या किया पता है, उस माल को जो है 60,000 में बेच दिया। ठीक है, 60,000 में बेचा, वो प्रिंसिपल का एक्स्ट्रा फायदा करा रहा है, उसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस चीज में है कि वो जो एक्स्ट्रा 10,000 रुपए वो अपने जेब में रख रहा है, तो ये तो दिक्कत की बात है ना। तो जब आप एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे हो तो उसको आपको प्रिंसिपल को हैंड ओवर करना चाहिए, ना कि अपनी जेब में रखना चाहिए। तो सीक्रेट प्रॉफिट कमाना अलाउड है क्या एजेंट को? नहीं। ठीक है, चलो अब एक और ड्यूटी है एजेंट की कि भाई डेलीगेट नहीं कर सकते अपने काम को। अभी हम पढ़ के आ रहे, एजेंट सब एजेंट नहीं बना सकता, लेकिन 3 कंडीशंस है यहाँ पे लिखा है, देखो एक्सेप्शन के केस में बना सकता है, अदरवाइज सब एजेंट नहीं बना सकता। ओके, देन agent is bound to pay all the sums received to the principal after deducting his remuneration। देखो जो भी पैसा मिलता है एजेंट को, ठीक है, एजेंट ने मान लो किसी के साथ डील किया, एजेंट जो है मान लो ये बी एजेंट है, ए इसका प्रिंसिपल है, और एजेंट जो बी एजेंट है इसने सी जो कस्टमर है उसको क्या किया, माल बेच रहा है। ठीक है, ये कस्टमर को जो है सेल कर रहा है। तो कस्टमर जब पैसा देगा, कस्टमर जो है जब पेमेंट करेगा, तो बी की क्या ड्यूटी है पता है, बी को ये पैसा पूरा का पूरा प्रिंसिपल को दे देना चाहिए। लेकिन जब उसको पैसा मिल रहा है ना, तो वो अपना जो उसका रेम्यूनरेशन है, जो एजेंट का कमीशन वगैरह रहता है, वो अपना रेम्यूनरेशन उससे डिडक्ट कर सकता है। तो मान लो कि सी से उसको 1 लाख रुपए मिल रहा है गुड्स बेचने के लिए, और एजेंट का रेम्यूनरेशन है 10,000 रुपए, तो वो 10,000 रुपए माइनस करेगा, और जो 90,000 बचेगा वो 90,000 किसको हैंड ओवर कर देगा, प्रिंसिपल को हैंड ओवर कर देगा। ये एजेंट की ड्यूटी है। ठीक है, समझ में आया? चलो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये याद रखना कि वो अपना रेम्यूनरेशन जो भी है वो काट सकता है, जो भी कमीशन है। चलो उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, और ये तो मतलब करना ही चाहिए, कि अगर आपको ड्यूरिंग एजेंसी कोई प्रिंसिपल से रिलेटेड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पता चली है, ये पता चल गया कि प्रिंसिपल अपना माल कहाँ से खरीदता है, ठीक है, तो क्या एजेंट को वो बात सबको बतानी चाहिए क्या? नहीं। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल ही रखो, वो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच की बात है, वो बाहर जाके बताने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये है ड्यूटी एजेंट की। क्या ड्यूटी है? कोई सीक्रेट प्रॉफिट कमाने का? क्या नहीं कमाने का। जो भी पैसा मिला चुपचाप जाके प्रिंसिपल को दो, अपना रेम्यूनरेशन आप क्या कर सकते हो, उससे डिडक्ट कर सकते हो। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन पेट में रखना है कि पूरी दुनिया को बता देना है? अपने अंदर ही रखना है भाई, पूरी दुनिया को नहीं बताना है। ठीक है, अगर आप गलत तरीके से काम कर रहे हो तो कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? एजेंट गलत काम कर रहा है तो एजेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो ये सब एजेंट की ड्यूटी है। ठीक है, लॉ की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? अगर वो किसी को ड्यूटी देती है ना, तो वो राइट्स भी देती है। अगर एजेंट को ड्यूटी दिया है ना कि भाई एजेंट तेरे को ये करना है, तो एजेंट को राइट्स भी दिए गए हैं। तो एजेंट्स के राइट्स देखे जल्दी से। देखो, एजेंट का सबसे पहला राइट है राइट टू रिटेन सर्टेन सम्स इंक्लूडिंग। ठीक है, एजेंट जो है अपने पास पैसे रख सकता है। कौन से पैसे रख सकता है? देखो, ऊपर वाली ही ट्रांजेक्शन है, देखो ये वाली, यहाँ पे हमने एजेंट की ड्यूटी देखी थी कि भाई पैसा वापस करो प्रिंसिपल को जो भी मिला है। यहाँ पे अब अपन देखने वाले हैं राइट्स। राइट्स क्या है पता है? पहला राइट तो ये है कि उसको रेम्यूनरेशन जो है उसका मिल जाना चाहिए। ठीक है, रेम्यूनरेशन मिल जाना चाहिए। तो जब भी ये अमाउंट मिलेगा ना, तो वो क्या करेगा, अपना पैसा पहले रेम्यूनरेशन का डिडक्ट कर लेगा। ठीक है, दूसरा केस है, मान लो फॉर एग्जाम्पल
अगर एजेंट जो है प्रिंसिपल है, यहाँ पे ले लेते हैं ए प्रिंसिपल है, बी एजेंट है और सी जो है यहाँ पे सी की जगह एक्स ले लेते हैं। एक्स जो है ना क्या है पता है, एक्स सप्लायर है, एक्स सप्लायर है। तो अब ए को माल खरीदना है तो ए बी को बोलता है भाई तू एक काम कर बी, मेरे बिहाफ में क्या कर, परचेजिंग कर, मेरे बिहाफ में क्या कर, परचेजिंग कर। तो बी जो है एक्स के पास जो है चले गया परचेजिंग करने, और जब वो ये परचेजिंग कर रहा था ना तब बी को जो है अपनी जेब से कुछ एडवांस देना पड़ गया। उसने प्रिंसिपल से पैसा लेके नहीं आया था तो उसने अपने जेब से क्या कर दिया, एडवांस दे दिया। किसके बिहाफ में, ए के बिहाफ में, ठीक है। बी ने ए के बिहाफ में एडवांस दे दिया किसको, एक्स को। तो जब वो एडवांस दे दिया, ठीक है, उसके बाद जब भी मनी की रिकवरी होगी, जब पैसे की रिकवरी होगी, मान लो बी ने ये माल किसी और को सेल कर दिया, ठीक है, बी ने माल लिया एक्स से खरीदा और मान लो ये वाई माल जो है वाई को बेच दिया। तो जब बेचा तो जब मनी की रिकवरी होगी ना तब वो जो भी एडवांस लिया था वो एडवांस जो है वो भी क्या कर लेगा, पहले एडवांस अब जो भी उसने दिया था वो पैसा काट लेगा, जो रेम्यूनरेशन उसको मिलनी चाहिए थी वो रेम्यूनरेशन डिडक्ट कर लेगा। और उसके अलावा और एक चीज क्या है, जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड किया था, मान लो कि ये जो डीलिंग हो रही थी ना, ये दोनों डीलिंग, इसमें उसका एक्सपेंस लग गया, मान लो 5000 रुपीज का एक्सपेंस लग गया, आना जाना भी तो पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, तो जो भी एक्सपेंस लगा उसको, ठीक है, तो ये जो 5000 का एक्सपेंस है प्लस उसका जो 10,000 का रेम्यूनरेशन है और एडवांस मान लो उसने दिया था इस ट्रांजेक्शन के लिए 40,000 रुपए, तो ये पूरा का पूरा पैसा जो है वो किससे वसूलेगा, अपने प्रिंसिपल से वसूलेगा 55,000 रुपए। तो जब वो माल बेच रहा है, मान लो ये माल 1.5 लाख रुपए में बेच रहा है, तो जब 1.5 लाख में बेचेगा ना तो इसमें से 55,000 पहले माइनस कर देगा और रिमेनिंग पैसा जो है वो ए को दे देगा। तो 1.5 लाख में से 55,000 अगर माइनस करेंगे, 55,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 95,000। 95,000 ए को दे देगा और उसका जो भी हिस्सा है वो पहले खुद रख लेगा, ये उसका राइट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलो और क्या राइट्स है उसके, तो राइट्स टू रेम्यूनरेशन, भाई साहब एजेंट आपके लिए काम कर रहा है, देखो एजेंसी में रेम्यूनरेशन का होना जरूरी नहीं है, लेकिन सोचो आज के ज़माने में कोई बिना रेम्यूनरेशन के काम करेगा क्या, नहीं ना। तो उसको रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए, कितनी मिलनी चाहिए, जितनी आप दोनों ने मिलकर डिसाइड की है कि भाई तेरे को 1% में कमीशन दूंगा तो उतना उसको दो। अगर डिसाइडेड नहीं है तो उस टाइप के बिजनेस में जैसा कस्टम है वैसे टाइप की रेम्यूनरेशन दो, ठीक है। अगर मान लो वैसे बिजनेस में ये कस्टम है कि पर ट्रांजेक्शन जो है 1,000 रुपए रेम्यूनरेशन जानी चाहिए, तो फिर उतनी रेम्यूनरेशन आपको देनी पड़ेगी अपने एजेंट को, ठीक है। चलो अब एक एजेंट को और राइट मिल रहा है, एजेंट को एक और राइट, वो राइट क्या है, एजेंट्स लीन ऑन प्रिंसिपल्स प्रॉपर्टी। लीन का मतलब पता है ना, बेलमेंट में हम लीन देख के आ रहे हैं, लीन वर्ड, लीन मतलब डिटेन करना, अपने पास रख लेना, ठीक है। तो एजेंट प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी के ऊपर लीन एक्सरसाइज कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टी को डिटेन कर सकता है अपने पास। क्यों डिटेन करके रखेगा, ठीक है, क्यों डिटेन करके रखेगा, सबसे पहला रीजन ये है, इसलिए डिटेन करेगा क्योंकि जो उसको लॉफुल सम मिलना चाहिए वो मिला नहीं है, ठीक है। प्रिंसिपल के बिहाफ में एजेंट डील करके आ रहा है, प्रिंसिपल के बिहाफ में एजेंट गुड्स बेच रहा है, गुड्स खरीद रहा है, तो जो कमीशन फिक्स है वो तो उसको मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो जो भी प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी एजेंट के पास में होगी ना, याद रखना लीन तभी एक्सरसाइज कर सकते हैं जब किसी और की प्रॉपर्टी आपके पास में है, तो आप उसमें लीन एक्सरसाइज कर सकते हो। प्रिंसिपल को बोलोगे जब तक कि तू मेरा पैसा नहीं देगा मैं तेरी प्रॉपर्टी तेरे को नहीं दूंगा, ठीक है। चलो ओके, अब आप जब आप लीन एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, तब आप क्या चीज की क्या बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लीन एक्सरसाइज कर रहे हो ना वो प्रिंसिपल की ही प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मान लो कि प्रिंसिपल जो है उसने किसी और की प्रॉपर्टी कुछ टाइम आपको दे दी रखने के लिए, ठीक है, क्या आप उस प्रॉपर्टी के ऊपर लीन एक्सरसाइज कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। अगर लीन करना है, डिटेन करना है प्रॉपर्टी, तो वो प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी ही डिटेन की जा सकती है, और वही प्रॉपर्टी डिटेन कर सकते हो जो प्रिंसिपल ने खुद से आपको दिया था। आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसके घर जाके उसकी प्रॉपर्टी लेके आ गए और फिर डिटेन कर रहे हो, नहीं। जो प्रिंसिपल ने आपको रखने के लिए दी थी, हो सकता है कि माल आपको बेचने के लिए दिया था, तो उस प्रॉपर्टी में आप लीन एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। चलो तो ये तो क्लियर है। अब देखो, ठीक है, अब ये क्या बोलता है पता है, राइट ऑफ लीन आपका खत्म हो जाएगा। कब राइट ऑफ लीन खत्म हो जाएगा, जब मान लो कि आप खुद बोल रहे हो यार छोड़ो लीन एक्सरसाइज नहीं करते, प्रिंसिपल पैसा दे देगा बाद में,
तो आप अपनी राइट को खुद छोड़ रहे हो। तो जब खुद छोड़ रहे हो अपने राइट को तो फिर क्या लीन एक्सरसाइज करना, ठीक है, तो बात ही खत्म। दूसरा केस ये है व्हेन द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज लॉस्ट, मतलब क्या है पता है, ये हुआ कि मान लो कि गुड्स आपके पास रखे थे, ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए गए, प्रिंसिपल ने वो माल किसी और को बेच दिया, ठीक है, और जिसको बेचा वो बायर वो माल लेके चले गया, तो जब प्रॉपर्टी जो पोजेशन है वही आपके हाथ से चले गया तो कैसे लीन एक्सरसाइज करोगे। लीन मतलब अपने पास डिटेन करके रखना किसी और की प्रॉपर्टी, तो वो तो तभी कर सकते हैं जब वो प्रॉपर्टी आपकी पोजेशन में हो, ठीक है। उसके बाद when the agent's lien is subject to contract to the contrary, contract to the contrary का क्या मतलब है पता है, जब आप और प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था ना, जब प्रिंसिपल एजेंट को बोल रहा था कि भाई तू मेरे बिहाफ में गुड्स बेचना, उसी दिन प्रिंसिपल ने ये बोल दिया था कि देख मैं तेरे को कमीशन अगर लेट से भी दूंगा, रेम्यूनरेशन लेट से भी दूंगा तो भी तू लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकता, मैं क्लियर बता रहा हूँ ये बात। और एजेंट उस चीज में बोलता है यस मैं नहीं करूंगा, लीन एक्सरसाइज नहीं करूंगा। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है तो उसके कॉन्ट्ररी काम नहीं कर सकते आप, उसके विपरीत काम नहीं कर सकते। कॉन्ट्ररी मतलब विपरीत। जब कॉन्ट्रैक्ट ये है कि लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो भाई उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है आप लीन एक्सरसाइज करो, आपका पैसा नहीं मिला है, आपको रेम्यूनरेशन नहीं मिला है, जो एक्सपेंस किए थे वो नहीं मिला है, लीन करो ना, बिल्कुल करो, लेकिन प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी का ही लीन करना, वो प्रॉपर्टी लीगल तरीके से आपके पास होनी, ठीक है। चलो और क्या राइट्स है, देखो और क्या राइट्स है हमारे एजेंट के पास। तो एजेंट को लॉ ने और राइट्स दिया है। पहला राइट ये है कि राइट्स ऑफ इंडेमनिफिकेशन फॉर लॉफुल एक्ट्स, ठीक है। एजेंट ने प्रिंसिपल के बिहाफ में सही काम किया है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर कोई केस हो गया, एग्जाम्पल, ठीक है, लॉस हो गया उसको, तो मान लो कि ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल का एजेंट है। अब इस एजेंट ने ना क्या किया है, सही काम किया है, सही काम करके किसी को गुड्स बेचा है, और जिसको भी गुड्स बेचा है, मान लो इसने गुड्स बेचा है सी को, सी जो है क्या करता है, एजेंट को स्यू कर देता है, ठीक है, स्यू कर देता है। तो यहाँ पे अगर एजेंट ने सही तरीके से काम किया है और उसको कोई थर्ड पार्टी स्यू कर रही है, तो इस केस में पता है जो भी उसको लॉस होगा ना, वो लॉस किससे लेगा, प्रिंसिपल से लेगा। जो भी केस वगैरह करने का खर्चा है, जो भी लीगल एक्सपेंस है, किससे लेगा, वो प्रिंसिपल से लेगा, ठीक है। तो अगर लॉफुल काम कर रहा है या कोई गुड फेथ में काम कर रहा है, प्रिंसिपल के लिए गुड फेथ में काम कर रहा है, तो सब जो भी लॉस होगा उसको वो किससे बियर करवाएगा, प्रिंसिपल से लेगा, ठीक है। इंडेमनीफाई क्या होता है, अपन यूनिट नंबर 8 में पढ़ के आ रहे हैं। इंडेमनीफाई मतलब टू मेक गुड द लॉस, टू मेक गुड द लॉस, लॉस की क्षतिपूर्ति करना, ठीक है। क्षतिपूर्ति वर्ड का मीनिंग बताओ तुम लोग क्या होता है। तो जो भी लॉस हुआ है एजेंट को प्रिंसिपल की वजह से, तो वो जरूरी नहीं प्रिंसिपल की वजह से, जो भी लॉस हुआ है एजेंट को, क्योंकि वो अच्छे से काम कर रहा था फिर भी किसी ने जो है उसके ऊपर केस कर दिया, तो उसको कौन बियर करेगा, प्रिंसिपल बियर करेगा। अब आ जाओ, अब भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको एकदम याद रखना और इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछता है। देखो प्रिंसिपल है, इसी को लेते हैं, चलो प्रिंसिपल है, एजेंट है, प्रिंसिपल ने बोला एजेंट को कि जा मेरे बिहाफ में जो है मेरा एक दुश्मन है सी, ठीक है, यहाँ गुड्स को हटा देते हैं, मेरे दुश्मन को तू पीट के आ जा, मेरे दुश्मन सी को तू पीट के आ जा, और अगर जो भी नुकसान होगा ना उसकी भरपाई करने मैं बैठा हूँ, नुकसान की भरपाई करने मैं बैठा हूँ। तो ये एजेंट गया उतावला होके और सी को पीट के आ गया। तो मेरे को एक चीज बताओ, क्या किसी को पीटना मारना पीटना एक क्राइम है कि नहीं, ठीक है, क्राइम है। तो सी को पीट के आ गया, अब सी जो है एजेंट के ऊपर केस कर दिया, तो एजेंट बोलता है भाई प्रिंसिपल को कि तू लीगल एक्सपेंस बियर कर, मेरे को जो लगी है उसका सब एक्सपेंस तू बियर कर, और मेरे को भैया पैसा दे, ठीक है, मैंने तेरे को तेरे लिए जो काम किया है उसके लिए मेरे को कमीशन दे। यहाँ पे प्रिंसिपल उसको क्या बोलेगा पता है, मैं तेरे को कुएं में कूदने बोलूंगा तो तू कूद जाएगा क्या, नहीं कूदेगा ना। तो भाई मैंने तेरे को किसी को मारने बोला तो तू क्यों मार के आ गया उसको, वो तेरी जिम्मेदारी है। तो जब कोई पर्सन दूसरे पर्सन के लिए क्रिमिनल एक्ट करता है ना, तो ये खुद लाइबल रहता है, ठीक है, ये खुद लाइबल रहेगा। प्रिंसिपल भैया बोलेगा मेरे को इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। तो ये है, तो यहाँ पे वो सब पैसे जो है वसूल नहीं सकता अपने प्रिंसिपल से, ठीक है। चलो अब उसके बाद जो है आप देखते हैं राइट टू कंपनसेशन फॉर इंजरी कॉज्ड ड्यू टू प्रिंसिपल्स निग्लेक्ट। प्रिंसिपल की गलती की वजह से एजेंट को नुकसान हो गया, प्रिंसिपल गलत कर रहा है और नुकसान एजेंट भुगत रहा है। कैसे, मान लो कि एक पर्सन है, उसने अपॉइंट किया एक एजेंट को
और बोला कि एक काम कर, जितने भी ईंटें हैं, जितने भी ब्रिक्स हैं, उसको तू ऊपर चढ़ा दे। एक बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ईंटों को ऊपर चढ़ा दे। अब एजेंट जो है ट्राई कर रहा है चढ़ाने का, प्रिंसिपल ने जो है एक ऐसा लिफ्ट लगा दिया है, एक ऐसा लिफ्ट लगा दिया जो बहुत बेकार है। अगर एक भी जन उसमें चढ़ेगा तो वो लिफ्ट तुरंत टूट जाएगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल की गलती की वजह से एजेंट को क्या हो गया, लॉस हो गया। गलती किसकी थी, प्रिंसिपल की। तो जब प्रिंसिपल की गलती की वजह से एजेंट को लॉस होता है तो वो सब नुकसान कौन बियर करेगा, प्रिंसिपल को ही बियर करना पड़ेगा। तो ये प्रिंसिपल का राइट है। क्या राइट है कि भाई वो सॉरी ये एजेंट का राइट है, एजेंट का राइट है। और प्रिंसिपल की ड्यूटी है भाई कि तू लॉस को मेक गुड करके दे, एजेंट को तेरी वजह से जो भी लॉस हुआ है उस लॉस की क्षतिपूर्ति करके दे। ठीक है, तो ये है। तो जो भी इंजरी हुई है प्रिंसिपल की निग्लेक्ट की वजह से, कौन बियर करेगा, प्रिंसिपल को ही कंपनसेट करना पड़ेगा। तो एजेंट के राइट्स, एजेंट को राइट्स भी बहुत सारे दिए, ठीक है, एजेंट को राइट्स भी बहुत मिला है। कंपनसेशन जो है वो मिलनी चाहिए एजेंट को, ठीक है, उसकी रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए। नहीं दोगे तो वो आपकी जो भी गुड्स आपके उसके पास है उसके ऊपर लीन एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है, तो एजेंट को राइट्स भी मिला है। अगर वो सही तरीके से काम कर रहा है प्रिंसिपल के लिए तो उसको आपको इंडेमनीफाई भी करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर वो प्रिंसिपल के बिहाफ में कोई क्राइम कर रहा है ना, तो फिर प्रिंसिपल को इंडेमनीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, चलो चलो बच्चे, चलो आगे बढ़े, क्या पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो अब एक पॉइंट आ गया है, प्रिंसिपल्स लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी। क्या प्रिंसिपल थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स लाइबल है कि नहीं रहेगा, ठीक है, बिल्कुल रहेगा। एजेंट जो भी काम करता है प्रिंसिपल के लिए करता है, तो अगर प्रिंसिपल के लिए वो काम कर रहा है तो प्रिंसिपल थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स लाइबल रहेगा। ठीक है, कैसे लाइबल रहेगा, देखो ये है प्रिंसिपल, ऊपर ही वाला एग्जांपल नहीं हुआ था, अभी मैं कराती हूँ। प्रिंसिपल है, एजेंट है, और इस मान लो लेट्स टेक प्रिंसिपल एज शाहरुख खान। ठीक है, एसआर के प्रिंसिपल है और सलमान खान उसका एजेंट है। ठीक है, एसआर के प्रिंसिपल है, सलमान खान एजेंट है। प्रिंसिपल का दुश्मन है आमिर खान, प्रिंसिपल का दुश्मन है आमिर खान। अब प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला कि मेरे बिहाफ में जाके तू गुड्स बेच के आ। उसको ये नहीं बोला कि आमिर खान को मत बेचना, उसने बोला गुड्स बेच के आ, 50,000 रुपए का गुड्स है। ठीक है, अब यहाँ पे सलमान खान ने क्या किया पता है, ये गुड्स ले जाके आमिर खान को ही बेच दिया। तो अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या प्रिंसिपल इस ट्रांजेक्शन में लाइबल रहेगा कि नहीं टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, क्या थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स लाइबिलिटी रहेगी कि नहीं, यस। तो थर्ड पार्टी को गुड्स डिलीवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल बाइंड हो जाता है बाय द एक्ट ऑफ एजेंट, ये तो क्लियर है। अब मान लो इसी केस में ऐसा होता है कि प्रिंसिपल बोलता है तू मेरे गुड्स बेच के आ, ठीक है, लेकिन याद रखना ये गुड्स को तू आमिर खान को मत बेचना। एजेंट गया और वो गुड्स को आमिर खान को बेच के आ गया। तो यहाँ पे बताओ, क्या जो प्रिंसिपल एसआर के है, क्या उसकी लाइबिलिटी रहेगी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, इस केस में नहीं रहेगी, क्योंकि उसने टर्म्स में क्लियरली बता दिया था। तो एजेंट अगर अपनी अथॉरिटी के अंदर काम कर रहा है, एक चीज याद रखना, अब तुम लोग को मिल रहा है गुरु मंत्र, ठीक है, क्या गुरु मंत्र है, एजेंट अपनी अथॉरिटी में काम कर रहा है ना, एजेंट अथॉरिटी में काम कर रहा है ना, तो प्रिंसिपल लाइबल रहेगा टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, प्रिंसिपल विल बी लाइबल टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, नो डाउट अबाउट दिस। ठीक है, दूसरा केस, एजेंट जो है बहुत ही मनचला इंसान, अथॉरिटी के बारे में तो उसको कुछ ज्ञान ही नहीं है, बोले क्या भाड़ में गई अथॉरिटी, वो अथॉरिटी के बाहर काम कर रहा है। तो क्या प्रिंसिपल लाइबल रहेगा, प्रिंसिपल बोलेगा भाग, आई विल नॉट बी लाइबल, भाई तू भाड़ में जाते को जो करने कर, मैं लाइबल नहीं रहूंगा, तो प्रिंसिपल विल नॉट बी लाइबल। ठीक है, तो ये चीज हमको याद रखना है। ओके, चलो, तो इतना क्लियर है आप लोगों को। देखो अब एक चीज है, ये तो अगर एजेंट अथॉरिटी में काम कर रहे हैं तो प्रिंसिपल लाइबल होगा, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट बोलता है प्रिंसिपल की लाइबिलिटी जब एजेंट अपनी अथॉरिटी के बाहर चले जा रहा है, भाई साहब उसको पता ही नहीं वो फैले जा रहा है। तो देखो जब वो फैल रहा है ना, तो ऐसे फैल रहा है कि हम काम को सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने एजेंट को बोला, कि एक काम कर, तू ये शिप का इंश्योरेंस करा के ले आ 4 लाख रुपए में, इस शिप को 4 लाख रुपए में इंश्योरेंस जो है इसका करा के ले आ। ठीक है, एजेंट गया, एक प्रिंसिपल है, एजेंट है, एजेंट को बोले शिप का इंश्योरेंस कराने।
अब वो क्या किया पता है, वो शिप के साथ साथ कार्गो का भी इंश्योरेंस करा लिया। तो 4 लाख शिप का और 4 लाख कार्गो का, 4 लाख शिप का, 4 लाख कार्गो का। तो मेरे को एक चीज बताओ, क्या प्रिंसिपल लाइबल रहेगा? क्या प्रिंसिपल सिर्फ इस ट्रांजेक्शन के लिए लाइबल रहेगा, इसके लिए लाइबल नहीं रहेगा? ठीक है, क्यों पता है? क्योंकि देखो यहाँ पे एकदम क्लियर है कि ये काम हमने करने बोला था, तो इसके लिए तो लाइबिलिटी रहेगी। और सबसे बड़ी बात है, इसने जो कॉन्ट्रैक्ट करके आया ना, ये सेपरेबल कॉन्ट्रैक्ट है। सेपरेबल मतलब दोनों काम के लिए अलग अलग अमाउंट है। शिप के लिए 4 लाख है, कार्गो के लिए भी 4 लाख है, तो अमाउंट सेपरेट है। तो यहाँ तो ठीक है, ये प्रिंसिपल इसके लिए लाइबल हो जाएगा। लेकिन मान लो वो हमारे बिहाफ में डील करके आ रहा है, और उसने मान लो कि 200 जो है गोट खरीद के लाया हमारे लिए, हमने उसको बोला हमारे लिए बकरियां खरीद के ला, और जो है ये हमारे लिए 100 काव खरीद के ला रहा है। ठीक है, इतना खरीद के ला रहा है, और टोटल 6 लाख रुपीज में खरीद के ला रहा है। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सेपरेबल नहीं है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल बोलेगा भाई भाग यहाँ से, तू मेरे बिहाफ में जो भी किया ना, मैं उसके लिए लाइबल नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तो तेरे को 200 से बकरियां लाने बोली थी, तूने एडिशनल काव भी लेके आ गया, टोटल वैल्यू 6 लाख रुपए सेपरेट नहीं हो सकती, तो मैं लाइबल नहीं होना चाहता हूँ। ठीक है, तो सेपरेबल नहीं है, तो ये प्रिंसिपल के ऊपर है कि भाई वो एक्सेप्ट करे उस कॉन्ट्रैक्ट को, या फिर पूरा का पूरा रिजेक्ट कर दे। ओके, चलो, ओके ओके ओके। अगर मान लो, चलो एक एक्सेप्शन, ये बहुत प्यारी बात है, अगर प्रिंसिपल थर्ड पार्टी जिसके साथ डीलिंग कर रहा है एजेंट, उसके सामने ऐसा शो कर रहा है कि एजेंट जो भी करेगा ना, मैं बैठा हूं ना, मैं लाइबल रहूंगा। जब प्रिंसिपल खुद बोल रहा है कि एजेंट मेरे लिए कुछ भी खरीदे, उसके लिए मैं लाइबल बैठा हूं ना, जब अगली पार्टी को वो विश्वास दिला दे कि वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा, तो फिर प्रिंसिपल पीछे नहीं हट सकता, फिर तो उसको लाइबल रहना ही पड़ेगा। ठीक है, दिस इज जस्ट लाइक इम्प्लाइड एजेंसी। जब आप बोल दिए हो कि आप एक्शंस के द्वारा दिखा दियो कि आप लाइबल रहोगे, तो फिर आप पीछे नहीं हट सकते। ओके, चलो, अब एक चीज है, अगर प्रिंसिपल को नोटिस मिल रही है किसी चीज की, सॉरी, अगर एजेंट को नोटिस मिल रही है किसी चीज की, तो ये मान लिया जाएगा कि वो प्रिंसिपल को भी उस चीज की नॉलेज हो गई है। ठीक है, ये मान लिया जाएगा कि प्रिंसिपल को उसकी नॉलेज हो गई है। तो मान लो कि एक एजेंट है जो प्रिंसिपल के बिहाफ में क्या कर रहा है, गुड्स को जो है इम्पोर्ट कर रहा है, गुड्स को इम्पोर्ट कर रहा है, और जो भी डॉक में बैठे हैं, मतलब जो भी जहाँ पे इम्पोर्टेशन होता है, वहाँ पे जो है, वहाँ के लोग एजेंट को कॉल करके बोल रहे हैं कि भाई जो पर्सन है, मान लो एजेंट का नाम है अजय, अजय को बोल रहे हैं कि तू गुड्स उठा के लेके चले जा। तो जब अजय को बोल दिया ना, जो भी डॉक वाले हैं, जो भी जहाँ पे माल इम्पोर्ट होता है, वहाँ वाले लोग एजेंट को बोल दिया ना, तो इसका ये मतलब है कि प्रिंसिपल को भी इसकी नॉलेज हो चुकी है। प्रिंसिपल को भी बताया जा चुका है कि भाई माल इंपोर्ट हो चुका है, आप अपना माल लेके चले जाओ। तो अगर नोटिस एजेंट को मिल रही है, मतलब नोटिस प्रिंसिपल को मिल चुकी है, ये मान लिया जाएगा। चलो, अब देखते हैं, देखो प्रिंसिपल की क्या लाइबिलिटी होगी अगर एजेंट फ्रॉड कर रहा है, या मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहा है, या टॉर्ट्स वाला केस है। तो उस केस में जो है, देखो अगर प्रिंसिपल की मर्जी से कर रहा है, जैसे मैं प्रिंसिपल हूँ, मैंने अपने एजेंट को बोला किसी को धोखे में जाके माल बेच के आ जाना यार, धोखा दे दे, अपना माल गलत है, दूसरे पार्टी को बोल दे सही है, तो क्या इस केस में मैं लाइबल होंगी? यस। देखो ऊपर अपन ने क्या पढ़ा था पता है, क्राइम करोगे ना तो प्रिंसिपल लाइबल नहीं है, लेकिन जब आप फ्रॉड कर रहे हो, जब आप मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, जब प्रिंसिपल के बोलने पे एजेंट फ्रॉड कर रहा है ना, तो उस केस में तो प्रिंसिपल की लाइबिलिटी बनेगी। लेकिन अगर प्रिंसिपल ने नहीं बोला, एजेंट जाके अपने मन से फ्रॉड कर रहा है, तो फिर प्रिंसिपल लाइबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। ओके, तो ये अपन क्या पढ़ के आ रहे हैं पता है, ये टॉपिक क्या है, प्रिंसिपल की लाइबिलिटी कितनी होगी थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स। तो अगर प्रिंसिपल जो है, अगर एजेंट जो है प्रिंसिपल के अथॉरिटी में काम कर रहा है, प्रिंसिपल जो बोला है वो काम कर रहा है, तो प्रिंसिपल पूरी तरीके से लाइबल रहेगा, हर चीजों के लिए लाइबल रहेगा। प्रिंसिपल बोल रहे गलत काम कर, एजेंट ने गलत काम किया, कौन लाइबल? प्रिंसिपल लाइबल। गलत मतलब क्राइम वाला गलत नहीं ना, फ्रॉड वाला गलत। ठीक है, क्राइम वाले के लिए तो एजेंट पर्सनली लाइबल हो जाएगा। तो प्रिंसिपल जो भी ऑथराइज काम कर रहा है अगर एजेंट, तो प्रिंसिपल उन चीजों के लिए लाइबल रहेगा। और अनऑथराइज काम कर रहा है तो प्रिंसिपल के पास ये राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को बोलते भाई मेरे को इस कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। ओके, चलो अब देखते हैं पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ एजेंट टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। क्या थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स एजेंट लाइबल होगा क्या? देखो नॉर्मली किसकी लाइबिलिटी होती है, प्रिंसिपल की लाइबिलिटी होती है। एजेंट जो भी काम करेगा प्रिंसिपल उसके लिए लाइबल होगा, ये गोल्डन रूल है। व्हाट इज गोल्डन रूल? ऑलवेज प्रिंसिपल इज लाइबल, बट देयर आर सम केसेस वेयर एजेंट इज आल्सो लाइबल, वेयर एजेंट बिकम्स पर्सनली लाइबल।
ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स तो देखो अपन लॉजिकली समझ सकते हैं। ठीक है, एजेंट ने जो है अपनी औकात के बाहर काम कर दिया, प्रिंसिपल ने उसको जो बोला था उससे ज्यादा काम कर दिया, अथॉरिटी के बाहर चले गया भैया, तो फिर एजेंट पर्सनली लाइबल हो जाएगा। ठीक है, एजेंट अब क्राइम कर रहा है प्रिंसिपल के बोलने में, पीट के आ गया किसी को, तो फिर एजेंट पर्सनली लाइबल होगा। तो अथॉरिटी के बाहर काम कर रहा है तो पर्सनली लाइबल करो उसको। अब देखते हैं और कहाँ एजेंट पर्सनली लाइबल होगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अगर एक फॉरेन प्रिंसिपल है, फॉरेन में एक आदमी बैठा है, उसका एक एजेंट इंडिया में है। ठीक है, फॉरेन का आदमी बोलता है इंडिया में मेरी एक प्रॉपर्टी है, उसको रेंट में चढ़ा दे, और इंडिया का एजेंट रेंट में चढ़ाता है। तो अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में जो रेंट में चढ़ा रहा है उसमें कोई भी डिस्प्यूट होगा ना, तो एजेंट वहां पे पर्सनली लाइबल हो जाएगा। तो जब अगर प्रिंसिपल फॉरेन में है, अब्रॉड में है, तो एजेंट पर्सनली लाइबल हो जाता है। ठीक है, दूसरा केस क्या है पता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा केस क्या है पता है, दूसरा केस ये है जब एजेंट जो है प्रिंसिपल कौन है ये डिस्क्लोज नहीं करता है, मतलब अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल है। मतलब अगर डीलिंग कर रहे हो आप किसी के साथ, मान लो कि एक पर्सन है बी, बी सी के साथ डील कर रहा है, तो सी को ये लग रहा है कि भाई यही प्रिंसिपल है, यही मेन पार्टी है। ठीक है, यही प्रिंसिपल है, यही मेन पार्टी है। सी को इस बात की कोई नॉलेज नहीं है कि बी जो है ना ए का एजेंट है, बी ए का एजेंट है, इसको इस बात की कोई नॉलेज नहीं है। तो जब अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल होता है ना, तो एजेंट पर्सनली लाइबल होता है। ठीक है, क्योंकि भाई अब यहाँ पे सी तो सी को तो कोई नॉलेज नहीं कि ए नाम का व्यक्ति दुनिया में है भी, तो वो किसको स्यू करेगा, वो तो बी को स्यू करेगा ना, तो बी पर्सनली लाइबल हो जाएगा। ठीक, तो अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल के केस में किसकी लाइबिलिटी रहती है, उस केस में लाइबिलिटी रहेगी एजेंट की पर्सनली। या फिर मान लो कि नॉन एग्जिस्टेंट इनकॉम्पिटेंट प्रिंसिपल, मान लो कि माइनर जो है, वैसे तो माइनर जो है प्रिंसिपल नहीं बन सकता, या फिर जो अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है वो प्रिंसिपल नहीं बन सकता, लेकिन आपने उसी को प्रिंसिपल बना लिया अपना, आप उसके लिए काम कर रहे हो। ठीक है, एक माइनर के लिए आप काम कर रहे हो, तो उस केस में जो है आप पर्सनली लाइबल हो जाओगे, एजेंट जो है पर्सनली लाइबल हो जाएगा। ओके, फिर है प्रिटेंडेड एजेंट, ये तो बहुत गजब की चीज है। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ठीक है, जेठालाल, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, सब उसका एजेंट बनना चाहते हैं। तो एक पर्सन आया, अरे बोलता है अरे भाई मैं तो जेठालाल का एजेंट हूँ, प्रिटेंड कर रहा है कि मैं जेठालाल का एजेंट हूँ, एक्चुअल में है नहीं। ठीक है, तो जब आप प्रिटेंड कर रहे हो, एक्चुअल में हो नहीं, तो कौन लाइबल रहेगा, आप ही लाइबल रहोगे, एजेंट ही लाइबल रहेगा। जेठालाल भाई को क्या मतलब है, 100 लोग बोल देंगे कि हम तो जेठालाल के एजेंट है, तो उस केस में एजेंट की लाइबिलिटी रहेगी, प्रिंसिपल लाइबल नहीं होगा। फिर है व्हेन द एजेंट एक्सीड्स हिज अथॉरिटी, ये तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि जब एजेंट औकात से बाहर गया तो भैया तुम ही लाइबल रहो, प्रिंसिपल को कोई लेना देना नहीं है। ओके, चलो, तो यहाँ पे जो है हम ये पढ़ चुके हैं कि एजेंट कहाँ पे पर्सनली लाइबल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, फॉरेन प्रिंसिपल के केस में तो वही लाइबल होगा, बाकी सब लॉजिकल है, बाकी सब क्या है, लॉजिकल है, वो भी लॉजिकल है भाई। जो पर्सन इंडिया में बैठा है और इंडिया के किसी दूसरे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो जो थर्ड पर्सन है भैया वो एजेंट को ही पकड़ेगा ना, वो कहाँ पे फॉरेन में प्रिंसिपल को ढूंढेगा। ठीक है, तो सब चीजें लॉजिकल है उसमें। अब आ जाओ देखते हैं राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी के क्या राइट्स है, पहले देखे प्रिंसिपल के क्या राइट्स है, फिर देखे भाई एजेंट के क्या राइट्स है। अब थर्ड पार्टी को क्यों छोड़ रहे हो, उसको भी कुछ राइट्स दे दो। तो देखो थर्ड पार्टी के क्या राइट्स हैं। सबसे पहला है राइट्स ऑफ पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय एन अनडिस्क्लोज्ड एजेंट। अगर अनडिस्क्लोज्ड एजेंट के साथ डीलिंग हो रही है तो पार्टी के क्या राइट्स हैं। ठीक है, मतलब मान लो ये वाला केस, ये वाला केस 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 ठीक है, ये वाला केस है, तो ये वाला केस में जो है बी ने जो है सी को ये नहीं बताया कि भाई मेरा कोई प्रिंसिपल है ए, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, ये नहीं बताया है। तो उस केस में ये जो थर्ड पार्टी है ना, इसके क्या राइट्स है हम ये पढ़ने वाले हैं। थर्ड पार्टी के क्या राइट्स है, आ जाओ देखते हैं। If the principal stays hidden, the deal goes on and is valid. Principal छुपा हुआ है, डील होते रहेगी और वो वैलिड डील रहेगी। Undisclosed principal can also enforce the contract against the agent. अगर ये अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल छुपा हुआ है और ये डील हो चुकी है तो ये डील वैलिड रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बल्कि पता है और क्या होगा, ये जो अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल है ना, ये भी इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि मान लो बी है, ठीक है, बी जो है सी से जो है परचेजिंग कर रहा है, परचेजिंग कर रहा है गुड्स की, किसके लिए कर रहा है, ए के लिए कर रहा है। ठीक है,
परचेजिंग कर रहा है, इसको पूरा का पूरा पैसा एडवांस में दे दिया है। अब सी मुकर रहा है, सी बोलता है मैं गुड्स नहीं दूंगा। तो मेरे को एक चीज बताओ, सी जब मुकर रहा है तो उसके ऊपर केस कौन करेगा? तो उसके ऊपर बी भी केस कर सकता है, ए भी केस कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल है ना वो भी कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अब देखो दूसरा केस है, इफ द प्रिंसिपल रिवील्स हिमसेल्फ अर्ली द अदर पार्टी हैज द राइट टू से नो इफ दे जेन्युइनली वुडंट हैव एग्रीड अदरवाइज। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, ये अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल कौन है? ए। बी और सी के बीच में अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, वापस से अपन इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे ए है अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल, फिर पिक्चर में है बी एंड सी। ठीक है, सी जो है ए के लिए काम कर रहा है बट बता नहीं रहा है कि मैं ए के लिए काम कर रहा हूँ, और ये सी जो है बी जो है ए के लिए काम कर रहा है, और सी जो है ये क्या है? थर्ड पार्टी है। ठीक है, और ये है एजेंट। अब देखो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता उसके पहले ही जो है पिक्चर में ए आ गया और ए बोलता है कि मैं प्रिंसिपल हूँ। अब भाई सी तो ए से बहुत चिढ़ता है, सी बोलता है कि भाई बी मैं तेरे साथ तो कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा, मैं ए के साथ नहीं करूंगा। तो जब वो ऐसा बोल दिया कि भाई ये प्रिंसिपल है और मेरे सामने आ गया, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो फिर कोई डीलिंग नहीं होगी, वहां पे आगे बात नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, सी चुपचाप अपना जा सकता है। तो चलो आ जाओ सेकेंड पॉइंट में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो है ये भी फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड है, और ये क्या बोलता है, हम अभी फर्स्ट पॉइंट पढ़ के आ रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट हमको क्या बोल रहा था कि भाई अगर अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल है ना तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है? एनफोर्स कर सकता है अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। ठीक है, एनफोर्स कर सकता है। लेकिन एक चीज याद रखना, यहाँ पे बात क्या है पता है? यहाँ पे ये बात है कि अगर सी थर्ड पार्टी है और बी एजेंट है, और सी जो है बी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बट उसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है? मान लो कि बी जो है सी को कुछ गुड्स बेच रहा है, 1 लाख का गुड्स सेल कर रहा है। ठीक है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन सी इस कॉन्ट्रैक्ट में इसीलिए एंटर किया क्योंकि सी को जो है ना बी से पहले से 50,000 रुपीज लेना था, पहले से 50,000 रुपीज लेना था। तो इसीलिए कर रहा है कि भाई एक काम करता हूँ, मैं 1 लाख का माल खरीदता हूँ और 50,000 मेरे को उस बंदे से ऑलरेडी लेना है। तो नेट जो है वो सोचा, सी सोचा नेट तो मेरे को अभी 50,000 ही देना पड़ेगा, तो मेरी वसूली भी हो जाएगी और मेरे को 1 लाख का माल मिल जाएगा। ये सोच के जो है इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया। बाद में अचानक से ए पिक्चर में आ जाता है एज एन अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल। बाद में ए पिक्चर में आ रहा है एज एन अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल। तो नाउ ए को एक चीज याद रखना पड़ेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स तो करा सकता है, बट ये जो राइट है ना सी का, क्या राइट है? सेट ऑफ करने का राइट। वो राइट जो है अभी भी सी को मिलना चाहिए, वो राइट सी से वो नहीं छीन सकता। ठीक है, तो फिर से हम इस पॉइंट को पढ़ते हैं। सेकेंड नंबर, इफ देयर इज एन अनडिस्क्लोज्ड एजेंट द प्रिंसिपल कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट बट कांट इग्नोर द राइट्स द अदर पर्सन हैड अगेंस्ट द एजेंट। एनफोर्स तो करा सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, लेकिन जो थर्ड पर्सन के राइट्स है, सेट ऑफ करने के राइट्स को, उसको इग्नोर कर सकता है क्या? नहीं इग्नोर कर सकता है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट जो है इसमें मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, उससे पूरा समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या होता है, एक कंपनी लेते हैं। ठीक है, कंपनी का हमने एग्जाम्पल नाम क्या लिया है इसमें? सी लिमिटेड। ठीक है, चलो तो सी लिमिटेड इज द नेम ऑफ द कंपनी। सी लिमिटेड का एक एजेंट है जिसका नाम है मिस्टर बी। ठीक है, तो ये सी लिमिटेड प्रिंसिपल है और बी क्या है? एजेंट है। ये एजेंट जो है अपने प्रिंसिपल के बिहाफ में क्या करता है? मान लो ये चेयर सेल करता है, ये सेल करता है चेयर, और इनसे चेयर खरीदने वाला कौन है? मिस्टर ए। मिस्टर ए इनसे चेयर खरीदता है, मिस्टर बी जो कि एजेंट है। तो मिस्टर ए बोल देता है भाई मैं तेरे से चेयर तो खरीद रहा हूँ, लेकिन कोई भी अगर प्रॉब्लम आई, चेयर अगर डिफेक्टिव निकली, तो मैं तेरे को ही स्यू करूंगा, मेरे को तेरे से लेना देना है, मेरे लिए कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, मैं कंपनी से कोई मतलब नहीं, तू किसका एजेंट है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब मान लो चेयर डिफेक्टिव निकली, तो क्या मिस्टर एक कंपनी के ऊपर केस कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि उसने क्लियरली बोला था कि अगर कोई भी डिफेक्ट होगा तो एजेंट तेरे को पकड़ूंगा, कंपनी को नहीं पकड़ूंगा। तो बाद में वो कंपनी को जो है स्यू नहीं कर सकता, कंपनी के खिलाफ केस नहीं कर सकता है। ठीक है, ये चीज याद रखना है अपने को। चलो यहाँ पे देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं पता है? फिर से एक बार, वंस यू मेक वन पार्टी एजेंट और प्रिंसिपल बिलीव they will be the only one held responsible and they act on that,
यू कैन नॉट स्विच लाइबिलिटी टू द अदर पार्टी लेटर। मतलब अगर आपने बोल दिया एजेंट तेरे को रिस्पॉन्सिबल करूंगा तो प्रिंसिपल को नहीं पकड़ सकते, और अगर प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल कर रहे हैं तो एजेंट की गलती होगी तो भी एजेंट को नहीं पकड़ सकते। तो थर्ड पार्टी डिसाइड कर रही है किसको स्यू करना है, तो वो उसी को ही करेगी, किसी और को लेटर ऑन नहीं कर सकती। ओके चलो, तो यहाँ पे जो है थर्ड पार्टी से रिलेटेड राइट्स भी खत्म होते हैं। एंड मूविंग ऑन टू वन ऑफ द लास्ट टॉपिक, उसके बाद एकदम छुटपुट छोटे मोटे टॉपिक बचे हैं। मेन टॉपिक में ये लास्ट है, रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी। कब एजेंसी जो है टर्मिनेट होगी, व्हेन विल एजेंसी टर्मिनेट। देखो, जिस पर्पस के लिए एजेंट बनाया है, अगर वो पर्पस ही फुलफिल हो गया, आपने कोई बिजनेस के लिए एजेंट बनाया था, वो बिजनेस ही फुलफिल हो गया, तो भाई जैसे बिजनेस हो गया एजेंसी को टर्मिनेट कर दो, सिंपल सी बात है। दूसरा केस क्या है, रिवोकेशन। रिवोकेशन मतलब क्या होता है, कैंसलेशन। ठीक है, रिवोकेशन तो अब आपको वर्ड एकदम रट जाना चाहिए क्योंकि हर यूनिट में ये वर्ड आया है। तो देखो, एजेंट बनाया आपने, ठीक है, सोचा एजेंट बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत गंदा काम कर रहा है बंदा, आपने सोचा अच्छा करेगा, वो बहुत खराब काम कर रहा है, तो क्या आप एजेंसी को खत्म कर सकते हो, बिल्कुल खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो रिवोकेशन कर सकते हैं। अगर एजेंट आपको लग रहा है कि एजेंट ठीक से काम नहीं कर रहा तो आप एजेंसी जो है क्या कर दो, ओवर कर दो। ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर आप एजेंसी खत्म कर रहे हो, ठीक है, और सफिशिएंट रीजन भी नहीं है खत्म करने का, तो अगर जो भी एजेंट को नुकसान हुआ है, क्योंकि एजेंसी आपने टर्मिनेट कर दी समय से पहले, तो एजेंट को कुछ नुकसान हो सकता है, तो वो नुकसान की भरपाई कौन करेगा, वो नुकसान की भरपाई कौन करेगा, प्रिंसिपल करेगा। ठीक है, और एजेंसी कैसे खत्म हो सकती है, रिनंसिएशन बाय एजेंट। देखो, रिवोकेशन और रिनंसिएशन में क्या फर्क है पता है, रिवोकेशन प्रिंसिपल करता है, प्रिंसिपल बोलता है ए एजेंट कल से आने की जरूरत नहीं है। रिनंसिएशन में एजेंट बोलता है प्रिंसिपल को कि ए प्रिंसिपल कल से मैं तेरे लिए काम नहीं करूंगा, तो दैट इज रिनंसिएशन। एजेंट जो है वो एजेंसी को छोड़ के जा रहा है, ठीक है, तो उसको रीजनेबल नोटिस देना चाहिए ना काम छोड़ने से पहले, तो बिल्कुल देना चाहिए। और अगर मान लो प्रीमेच्योर रिनंसिएशन कर रहा है, टाइम से पहले जा रहा है, तो जो भी लॉस होगा प्रिंसिपल को उसकी वजह से, तो कौन बियर करेगा, एजेंट बियर करेगा। ठीक है, तो ये है। चलो, उसके बाद तो देख लिए और क्या तरीका है एजेंसी खत्म करने का, बिजनेस खत्म हो गया, एजेंसी खत्म। और देखो और क्या तरीका है, मान लो प्रिंसिपल या एजेंट दोनों में से कोई इनसेन हो गया, पागल हो गया, तो भाई जब पागल हो गया है या इनसेन हो गया है, डेथ हो गई है, तो फिर एजेंसी तो कंटिन्यू नहीं हो सकती। या फिर मान लो कि प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो गया है, जो पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट नॉट अलाउड टू हिम। तो जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता तो उस केस में क्या हो जाएगी, एजेंसी खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ऑन एक्सपायरी ऑफ टाइम, जिस पीरियड के लिए एजेंट बनाया, मैंने बोला 1 साल तक जो है बी मेरा एजेंट है, तो 1 साल के बाद एजेंसी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ओके चलो, सो ये केसेस हैं। अब आ जाओ, एक पॉइंट है व्हेन द एजेंसी बिकम्स इररिवोकेबल, ये भी इंपॉर्टेंट है। एजेंसी इररिवोकेबल कब होगी, मतलब ऐसा कौन सा केस है जब मैं एजेंसी को रिवोक नहीं कर सकती। देखो, एजेंसी को रिवोक कब नहीं कर सकते हैं, ठीक है, रिवोक जो है वो कब नहीं कर सकते हैं। तो मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, एक एजेंट है, ठीक है, ए प्रिंसिपल है और उसका एजेंट है बी, उसका एजेंट कौन है, बी। अब प्रिंसिपल अपने एजेंट को बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई साहब आप जो है मेरे लिए लैंड बेचो, और मान लो कि ये इसके बी जो है लैंड बेचता है अपने प्रिंसिपल के लिए, और बोलता है कि लैंड बेचने के बाद जो भी अमाउंट आएगा ना, ठीक है, मान लो कि पहले से जो है बी ने जो है ए को 2 लाख रुपए दे के बैठा हुआ है, ठीक है, 2 लाख रुपए बी ए को लेंड किया है, एजेंट प्रिंसिपल को लेंड करके बैठा है, तो प्रिंसिपल बोलता है मेरी जमीन बिकवा दे, जो भी कंसिडरेशन आएगा जमीन से 2 लाख रुपए मैं तेरे को दूंगा। तो इसमें बी का इंटरेस्ट है कि नहीं, बी का इंटरेस्ट है ना। तो जिस केस में एजेंट का इंटरेस्ट होता है वो केस इररिवोकेबल हो जाता है, वो एजेंसी आप रिवोक नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस बी का इंटरेस्ट मीट नहीं हो रहा है। जैसे बी का इंटरेस्ट मीट होगा, बी को 2 लाख मिल जाएगा, उसके बाद आप एजेंसी रिवोक कर सकते हो, उसके पहले नहीं कर सकते। ठीक है, चलो, तो ये हो गया व्हेन एजेंसी बिकम्स इररिवोकेबल। देन इफेक्ट्स ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, अगर एजेंसी टर्मिनेट हो गई, खत्म हो गई, तो क्या होगा, एज अगेंस्ट एजेंट व्हेन टर्मिनेशन कम्स टू द नॉलेज ऑफ एजेंट, जब एजेंट को नॉलेज मिलेगी ना, जैसे प्रिंसिपल बोल रहा है यार इस एजेंट को हटाते हैं, आज के बाद इस एजेंट को नहीं रखना, तो ये एजेंसी टर्मिनेट कब कंप्लीट मानी जाएगी पता है, जब एजेंट को नॉलेज हो जाएगा।
जब एजेंट के कान में ये बात पता चल जाएगी तब एजेंसी खत्म होगी, ठीक है। और थर्ड पार्टी के लिए एजेंसी कब कंप्लीट होगी, जब थर्ड पार्टी को नॉलेज होगा कि भाई एजेंसी खत्म हो चुकी है, अब बी ए का एजेंट नहीं है। जब थर्ड पार्टी को पता चलेगा तब जाके थर्ड पार्टी के लिए एजेंसी खत्म होगी। क्यों बता रहे हैं ये, इसलिए बता रहे हैं, सुनो यहाँ पे, ठीक है। 10th अगस्त को प्रिंसिपल बोलता है भाई साहब इस पर्सन को, बी को जो है अब एजेंट नहीं रखना है, बी को एजेंट नहीं रखना है। ये बात जो है बी को पता चली मान लो 15 अगस्त को, ठीक है, बी को पता चली 15 अगस्त को, लेकिन जब पता चली उसके पहले ही 12 अगस्त को जो है, 12 अगस्त को बी जो है ना ए द प्रिंसिपल के लिए ऑलरेडी कोई कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है, ठीक है, ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है, किसके साथ, सी के साथ। तो जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है नॉलेज में आने से पहले वो कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड रहेगा। थर्ड पार्टी चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकती है प्रिंसिपल से, एजेंट भी चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करवा सकता है और अपना कमीशन मांग सकता है। तो जब तक ये एजेंट को नॉलेज नहीं होगी टर्मिनेशन की तब तक ये एजेंसी वैलिड रहेगी, ठीक है। चलो अब उसके बाद एजेंट की क्या ड्यूटी है, अगर प्रिंसिपल की डेथ हो जाए, प्रिंसिपल की डेथ या प्रिंसिपल पागल हो जाए उस वजह से एजेंसी खत्म हो जाएगी, तो भाई एजेंट की ये ड्यूटी है कि रीजनेबल स्टेप लो ताकि जो लीगल एयर है, किसके, प्रिंसिपल के लीगल एयर है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना है, रीजनेबल स्टेप्स लेना है उसको, ठीक है। क्योंकि देखो एजेंट को बहुत कुछ काम की नॉलेज हो गई है ना प्रिंसिपल के, तो भाई आप स्टेप लो ताकि प्रिंसिपल के जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको ज़्यादा लॉस ना हो। ओके, मूविंग ऑन टू द लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट बोलता है कि अगर एजेंसी टर्मिनेट होती है तो क्या जो सब एजेंट बनाया है वो रहेगा कि नहीं। भाई जब प्रिंसिपल ने एजेंट को ही भगा दिया है, एजेंट को ही बोला है तू जा, रिवोक कर दिया एजेंसी, तो सब एजेंट भी जो है वहां से पिक्चर में चले जाएगा, वो भी चले जाएगा, उसकी भी जो अपॉइंटमेंट है वो भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलो तो यहाँ पे एजेंसी का टॉपिक बहुत अच्छे से हमने कंप्लीट किया है और बहुत टाइमली मैनर में किया है, लेकिन पूरा डिटेल्ड रिवीजन था। एक चीज याद रखना, फर्स्ट टाइमर भी देख के समझ जाएंगे एंड आप लोग जो है अच्छे से पढ़िए और अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए। ओके, मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डन एंड डस्टेड।